Good. Chalo, let us start the class. Before we delve into today's topic, let us recapitulate something. कुछ हम थोड़ा सा पुराना करके आते हैं, रिवाइज जरा, ताकि आपको इसके बारे में और पता चल सके। हमने जब कम्युनिटी लेवल पढ़ा था बेटा बेटा तो जब हमने कम्युनिटी लेवल पढ़ा था, वी डील्ड विद समथिंग लाइक कि भैया जी कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या चेंजेस आती है ना। वी डेल्ट विद दिस थिंग, है ना। या आई एम गुड 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 ममता। कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या होता है, वी डिड ऑल दैट, है ना। ओके। तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर जब हमने पढ़ा था कि भैया इसमें बहुत तरह की स्पीसीज होंगी इन दैट कम्युनिटी, ठीक है ना। और जब हम कम्युनिटी को इकोसिस्टम से डिफरेंशिएट करेंगे तो इसमें बायोटिक इंटरेक्शन से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे इकोसिस्टम में, ठीक है ना। बट हाउ डू वी मेजर, जो कम्युनिटी स्ट्रक्चर को मेजर कैसे करते हैं, बताइए। ये भी बताया था, शायद आपको पता हो। कुछ पता कैसे हम मेजर करते हैं इसको? लेट मी राइट इट ओवर हियर। कॉपी पेन लेके बैठा करा बेटा, बाद बाद में ऐसे आप बोलते हो कि सर ये कैसे आ गया, या कुछ मैं इंपॉर्टेंट बोल देता हूं तो आप कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है। लेट मी दिख रहा है आपको कुछ? एक मिनट। ओके, दिख रहा है आपको? देखना। बताइए, आपको कैसे लगता है कि एक कम्युनिटी में स्ट्रक्चर कैसा है, हाउ कैन वी डिफाइन? कैसा लगता है आपको कि भैया हम डिफाइन कर सकते हैं इसको? दिख नहीं रहा? एवरीबॉडी इज, नोबडी सिंग दिस। बताइए बेटा। गुड मॉर्निंग कोमल। सच में नहीं दिख रहा? नो। ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर देन। दिखा भी? ओके है और? ठीक है, ओके। सो हाउ डू वी मेजर अ कम्युनिटी स्ट्रक्चर? कम्युनिटी स्ट्रक्चर को देखने के लिए हमारे पास क्या क्या है? ये जो मैं अभी करवा रहा हूँ बेटा, ये थोड़ा सा पीछे से करवा रहा हूँ क्योंकि ये आई थिंक वी लेफ्ट इट ओवर दैट। ओके, इसमें एक एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रह गया था, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस अगेन। ओके, तो ये अपने पुराने नोट्स में ऐड कर लेना। दो हम चीजों से इसको पता लगाते हैं, मैंने करवाई भी थी उस टाइम आपको, स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज अबंडेंस। इसको स्पीसीज अबंडेंस भी बोलते हैं, स्पीसीज रिचनेस भी बोलते हैं, और दूसरा है हमारे पास स्पीसीज डाइवर्सिटी, जिसको हमने स्पीसीज इवननेस बोला था, है ना। दो चीजें होती हैं, ठीक है। ये हम करके आए थे ना, स्पीसीज रिचनेस के बारे में पढ़ा था, और स्पीसीज अबंडेंस या स्पीसीज इवननेस के बारे में पढ़ा था। स्पीसीज अबंडेंस और स्पीसीज इवननेस एक ही चीज है, कोई डिफरेंट चीजेस नहीं है, वो डिफरेंट चीज नहीं है दोनों, ठीक है ना। तो स्पीसीज की डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए, कम्युनिटी कॉम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए, इट इज अ फंक्शन ऑफ both the number of different species in an economy, in a community, and their relative abundance, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर। ये साथ साथ में चेक करते रहना आप, ठीक है। एक मिनट। कम्युनिटी इन द, देखा? It is a function of both the number of different species that are available in a community, okay, जिसको आप species richness बोलोगे, and their relative abundances, that is species evenness। ये दोनों चीजें हम पढ़ के आए थे ना, जब मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी, ठीक है। जब मैंने बोला था कि अगर चलो एक बार और कर लेते हैं इसको एग्जांपल के साथ में। फॉर एग्जांपल, let me write it example over here।
2 एग्जांपल लिखता हूँ, ठीक है? ताकि ये बात अपने को समझ लग जाए, ठीक है? लेट मी राइट इट ओवर हियर। आर यू सीइंग दिस गाइस? अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, एक मिनट, एक गलत लिखा गया मेरे से। A forest community with 20 different kind of trees, okay? A forest community with 20 different kind of trees. ये 2020 नहीं आएगा, ये मतलब 20 different kind of trees हैं, ठीक है ना? तो 20 different kind of trees would have greater species diversity than a forest community with 555 नहीं है, सिर्फ 5 kind of trees हैं, ठीक है ना? समय लग गया, ये हम पहले भी करके आए थे। Which one is this? Is this species abundance or species even richness? हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीसीज रिचनेस की या स्पीसीज इवननेस की, बताइए। इस एग्जांपल में सपोज 20 डिफरेंट काइंड स्पीसीज है और दूसरे फॉरेस्ट में 5 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज है, ठीक है? आपको क्या लगता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज अबंडेंस? जल्दी जल्दी। रिचनेस, वेरी गुड बीना, बहुत बढ़िया। यू गेट दिस पॉइंट बच्चा? ठीक है, तो अगर मैं बात कर रहा हूं ए फॉरेस्ट विद यही डिफरेंट 20 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज, ओके, लेट मी राइट ओवर द सेकंड एग्जांपल। अब उसमें बताना मेरे को कौन सा है एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट इट ओवर देयर। एक मिनट बस लिखने दो मेरे को। आर यू सीइंग दिस गाइस? अगर किसी कम्युनिटी में 20 डिफरेंट काइंड ऑफ, दो फॉरेस्ट है हमारे पास, दोनों में 20 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज हैं, दे आर 20 डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीज इन इवन अबंडेंस। अभी एक एक फॉरेस्ट है उसमें 20 दरख्त हैं डिफरेंट काइंड के, ठीक है ना? इवन अबंडेंस है, सभी दरख्त की 20 प्रजातियां हैं, 20 प्रजातियों के 5-5 उनके दरख्त हैं, ठीक है? ठीक है, इसमें ग्रेटर डाइवर्सिटी होएगी या एक फॉरेस्ट कम्युनिटी में जिसमें कि एक प्रजाति के 90% दरख्त हैं, ठीक है ना, उसमें ज्यादा होएगी, बताइए? ठीक है ना? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? फॉरेस्ट में तो दोनों ही है, बट जिसमें प्रजातियां ज्यादा हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज आर देयर, then there will be relatively greater number of abundance of that species। तो species evenness अगर हम बात करें तो ये वाले फॉरेस्ट में ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले फॉरेस्ट में ना। इसमें ये दोनों तो आपको मैंने करवा दिए थे पहले भी, ठीक है ना? ओके, तो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को हमने कल पहले भी पढ़ा था कम्युनिटी में कि कौन कौन सी चीजें जो है वो कम्युनिटी के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकती हैं। मैंने आपको बोला था कि क्लाइमेट पैटर्न होते हैं, जियोग्राफिकल लोकेशन होती है। अगर जियोग्राफिकल लोकेशन अगर हम बात करें तो अगर आप एक बात करो, लेट मी शो यू। एक हमने बात की थी ना, जब एक मैंने आपको ट्राइंगल सा दिखाया था ऐसे करके, है ना? याद है?
ऐसे करके था वो, ये इक्वेटर था, ये आपका पोलर एरिया था, इस तरह से ये पोलर एरिया आ गया, ये टेम्परेट रीजन आ गया, ये इक्वेटर रीजन आ गया सपोज, है ना। तो इसमें भी ग्रास लैंड था और इसमें भी ग्रास लैंड था, लेकिन इसमें ग्रास लैंड कोई नहीं था, है ना, जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं। लेकिन द रिलेटिव अबंडेंस, जैसे जैसे ऊपर जाते हो जियोग्राफिकली, अगर आप लैटिट्यूड वाइज ऊपर जाते हो, तो मैंने आपको बताया था बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज होती है। यहाँ पे भी ग्रासलैंड है, यहाँ पे भी ग्रासलैंड है, पर दोनों की कंपोजिशन क्या सेम होगी? Will that composition be the same? The grassland in Africa and the grassland in Russia, or grassland in Afghanistan, or the grass of not in Afghanistan, in Uzbekistan, in Mongolia, will that be the same? No, they will not be the same. The type of species will not be the same. Okay. क्या फर्क होता है? अगर मैं मोटा मोटा बताऊं आपको, ग्रासलैंड में एक जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, जिसको आप सवाना भी बोलते हो, याद रखना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को आप सवाना भी बोलते हो, SAVANNAH, ठीक है ना, सवाना। ओके। और जो हमारे पास टेम्परेट ग्रासलैंड होता है, टेम्परेट कहाँ पे होगा? जैसे कि रशिया हो गया, जैसे कि उज्बेकिस्तान हो गया, मंगोलिया हो गया, अपर रीचेस ऑफ यूरोपियन कंट्रीज हो गया, ठीक है ना, यूरोपियन काउंसिल होगा पूरा। टेम्परेट रीजन में जो होता है वो यूजुअली कॉल एज प्रेरीज। स्टेपीज के बारे में सुना होगा, प्रेरीज के बारे में सुना होगा। ये याद करो कि ये किस कहाँ पे बोलते हो इसको, कहाँ पे किस रीजन में इसको प्रेरी बोला जाता है, किस में इसको स्टेपीज बोला जाता है, ठीक है ना, स्टेपीज, ठीक है ना। याद करना, ये आपका होमवर्क है आज के लिए, ठीक है ना, पता करना ये कहाँ कहाँ पे बोले जाते हैं। नाउ इन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। ओके। कैसे कंपोजिशन डिफरेंट है? सवाना में आपको इक्का दुक्का बीच में ट्रीज दिख जाते हैं, थॉर्नी ट्रीज होंगे, ये आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। बट क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत लो है, और ग्रास लैंड जो है ये प्योर ग्रास लैंड होता है, ये प्योर ग्रास लैंड होता है। यहाँ पे जो ट्री ग्रासेस है वो शॉर्ट जरूर होते हैं, बट दे आर वेरी न्यूट्रिशियस। याद है, न्यूट्रिशियस। और ये जो प्रेरी ग्रासलैंड्स होते हैं, या जो आपके पास सॉरी सवाना ग्रासलैंड होते हैं, यहाँ पे टॉल ग्रासेस होंगे, ठीक है, बट दे विल बी लेसर इन न्यूट्रिशन। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझो। हाँ जी, हाँ जी अमरजीत, कोई बात नहीं, ठीक है, ध्यान से समझो। जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स हैं वो बड़े होते हैं, क्यों होंगे? आपको क्या लगता है? ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मींस मोर सनलाइट, मोर सनलाइट मींस मोर ज्यादा इवेपोरेशन, मोर ज्यादा ट्रांसपीरेशन, ज्यादा ट्रांसपीरेशन मींस यू नीड टू बी मच मोर बिगर एरिया, ज्यादा एरिया होना चाहिए आपके पास हीट लॉस करने के लिए। तो द ग्रासेस विल बी टॉल, बट दे आर नॉट दैट मच न्यूट्रिशियस। ओके, ये समझ लगा? ये हम बात करेंगे क्यों नहीं न्यूट्रिशियस होते अभी, लेकिन ये समझ लगा अभी। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, बीच बीच में आपको दरख्त भी मिलेंगे, और बीच बीच में आपको घास भी मिलेगा, घास भी मिलेगा, और इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इन टेम्परेट रीजन्स, in steppe regions, the amount of sunlight availability is less, ठीक है, okay, so amount of availability is less, that is why grasses are shorter, okay, but they are more nutritious. Are you getting this point? They are much more nutritious. अब आप बोलो सर इसका क्या बता रहे हो हमें, इनका फायदा क्या है? ये देखो, इससे ट्राई टू रिलेटेड विद हिस्ट्री, जो अभी आपको सर करवाएंगे शायद। विजयनगर एम्पायर कराया आपको, विजयनगर एम्पायर एंड बहामनी किंग्स, बहामनी एंड वो वाला सारा करवाया आपने, करवाया होगा सर ने आपको। तो सोचिए बेटा, ये अब हम मिडीवल इंडिया की बात कर रहे हैं, सोचो, आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट हिस्ट्री, हाउ यू शुड रिमेंबर योर फैक्ट्स। ओके, मिडीवल इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहे हैं अभी हम। तो जब हमारे पे मुगल आए इन द टर्म्स ऑफ गजनी एंड गौरी, उनके पास कुछ
एडवांस्ड यंत्र नहीं थे, कुछ हमारे पास ये नहीं था कि हम भोंगे थे या हम मतलब ऐसे इतने मतलब ज्यादा कमजोर थे कि हम उनसे टक्करा नहीं कर पाए। बट उनके पास यहाँ पे जो टेम्परेट रीजन होते हैं ना, वहां पे आपको जो एंडेमिक स्पीसीज है वो हॉर्सेस की है। और जो हॉर्सेस वहां पे होते हैं ना, दे फीड ऑन दीज टाइप ऑफ ग्रासेस, ठीक है ना, दैट आर मच मोर न्यूट्रिशियस। और वो पहाड़ों पे होते हैं। तीसरी बात है, उन वहां पे पानी तक की किल्लत बहुत होती है, तो वहां पे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो इनके जो घोड़े होते थे ना बेटा, वो बहुत ही मतलब एडवांस टाइप के होते थे, बहुत स्ट्रांग होते थे। ठीक है, हमारे यहाँ पे जो घोड़े होते थे वो मोस्टली घोड़े नहीं होते थे। वी डिडंट बिलीव इन की हॉर्स के साथ ही हम लड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब जयपाला और सर ने आपको करवाया होगा, जयपाल किंगडम जब आया था तो वो भी बुरी तरह हारे थे। आपने सुना होगा जयपाला किंगडम के बारे में, है ना, सुना था। वो उनका एक हार का बहुत बड़ा रीजन, और बाद में गजनी के का हारने का रीजन भी यही था। वी फोकस्ड मोर अपॉन एलिफेंट्स, और उनको पास मोबाइल कैवलरी थी, इसलिए वो ज्यादा जल्दी मैन्यूवर कर पाते थे बैटल्स को। क्यों बैटल को मैन्यूवर कर पाते थे? बिकॉज दे लिव इन टेम्परेट रीजन्स। वो तो कहते थे, अभी भी अगर आप देखो ना, अभी भी अगर देयर इज अ डिवाइड, जो लोग पहाड़ों में रहते हैं ना, उनको हम पहाड़ी लोग कहते हैं। लेकिन जो शिमला वैली में रहते हैं ना, उनके लोग वैली कहते हैं। ये तो ऐसे ही है, ये तो छोटे मोटे लोग हैं। और ये को आजकल ये डिवाइड है। यू विल हैव सीन दैट वो पहाड़ी लोग बोलते हैं इसको, पहाड़ी में रहते हैं, पहाड़ी लोग हैं, है ना। और वैली में रहते हैं। जो वैली में रहते हैं वो मतलब पहाड़ी वालों को समझते हैं कि ये तो पता नहीं अलग से बनते हैं, और पहाड़ी वाले लोग ये समझते हैं कि वैली में रहते हैं, इनकी लाइफ बड़ी आसान है। हमारी हमारी तरह इनको पानी के लिए किल्लत नहीं करनी पड़ती। देयर इज ऑलवेज अ डिफरेंस। तो उसी तरह टेम्परेट रीजन्स में जो हॉर्सेस होते थे, तो उनका जो बहुत बड़ा वो होता था, resilience होती थी। एंड यू विल फाइंड मैनी रेफरेंसेस इन अरेबियन क्रॉनिकल्स। जो अगर आपके अगर बात करते हो, तो जो ट्रैवलर्स आते थे, पोर्टुगीज ट्रैवलर आते थे, उन्होंने इन्होंने अपने लागों में ये लिखा हुआ है, अपने 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 मतलब ट्रैवलॉग्स में ये लिखा हुआ है कि जो विजयनगर एम्पायर था, वो अपने घोड़ों के लिए जाना जाता था। घोड़ कहाँ से आते थे? वो कहाँ से एक्सपोर्ट कराते थे। और वहां पे उस टाइम पे नेवी इनके पास अपनी थी नहीं, तो अरेबियन जो ट्रैवलर्स होते थे, अरेबियन ट्रैवलर्स, दे यूजली ट्राई टू एक्सपोर्ट इट फ्रॉम उज्बेकिस्तान या अफगानिस्तान या अपर रीचेस ऑफ टर्की, टर्की तुर्की से लेके आते थे यहाँ पे, और ये एक्सपोर्ट करवाते थे विजयनगरा एम्पायर को। देयर इज अ वेरी गुड चैप्टर, और इस पे क्वेश्चन भी आया था यूपीएससी में। बट दिस इज हाउ यू शुड, यू नो, ट्राई नॉट टू मग अप, ट्राई टू लर्न न्यू फैक्ट्स। ओके, पर्शियन हॉर्सेस, या हरमन सिंह, वेरी गुड। पर्शिया से आते थे। पर्शिया तो नहीं हम बोल सकते उस टाइम पे, देयर वाज मोर इन टर्म्स, हाँ पर्शिया भी बोल सकते हैं, थे वहां पे तब तक थे पर्शियन हॉर्सेस। मॉडर्न ईरान, इराक, तुर्की, यहाँ से जो आते थे, क्या कहते, हॉर्सेस, दे वर मच मोर रेजिलियंट। ओके, बहुत ज्यादा वहां पे रेजिलियंट हॉर्सेस होते थे। चलिए, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट स्टूडेंट्स? लगा समझ कुछ? ट्राई टू ओपन योर माइंड। ज्योग्राफिकली भी कम्युनिटी की जो होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, इंटरेक्शंस तो करती करती हैं। दो चीजें हमने आपको पढ़ानी है, और हाँ, समय लग गई ना, है ना। चलिए, अब हम पढ़ते हैं दो चीज और जो पेपर में पूछी गई हैं, जो कम्युनिटी से ही रिलेटेड है। दे आर टू थिंग्स, दैट इज कॉल्ड एज फाउंडेशन स्पीसीज एंड कीस्टोन स्पीसीज। दोनों की डेफिनेशन और दोनों की आपको स्पीसीज पता होनी चाहिए, कौन सी एक एग्जांपल्स है वो पता होनी चाहिए। व्हाट इज फाउंडेशन स्पीसीज या व्हाट इज कीस्टोन स्पीसीज, ये पता होना चाहिए। लेट अस फर्स्ट डील विद व्हाट इज फाउंडेशन स्पीसीज। ये क्यों करवाया हूं मैं? क्योंकि बेटा ये पेपर में पूछा गया है, फाउंडेशन वर्सेस कीस्टोन स्पीसीज, यूपीएससी में बहुत पूछा जाता है। और ड्यूरिंग कम्युनिटी आई थिंक ये हम स्किप कर गए थे, ठीक है ना। और जो फाउंडेशन स्पीसीज होती है, दे प्ले ए यूनिक, ये लेट मी राइट इट ओवर हियर, ओके, लेट मी राइट इट ओवर हियर। और ये ये जो आपकी डेफिनेशन है भैया, ये अभी लिख लेना, बाद में मत बोलना सर कि रह गई।
ये नोट्स में नहीं है, तो ट्राई टू लर्न दिस क्रिएटिंग। एक मिनट, बाय modifying environment so that other organisms दिख रहा? कहते हैं भैया जी, ये देखो, द फाउंडेशन स्पीसीज क्या होती है, लिख लो, इसकी डेफिनेशन लिखो मेरे साथ में। प्ले इज यूनिक एसेंशियल रोल इन क्रिएटिंग एंड डिफाइनिंग ए कम्युनिटी। ओके, किस तरह से कम्युनिटी, वहां पे कोई कम्युनिटी डोमिनेंट कम्युनिटी होएगी या माइनर कम्युनिटी होएगी या मेजर कम्युनिटी होएगी, एक कम्युनिटी किस प्रकार की होएगी उसको डिफाइन करता है एक फाउंडेशन स्पीसीज। ओके, डो नॉट कंफ्यूज दिस विद पायोनियर स्पीसीज। पायोनियर स्पीसीज हमने इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा था, जो सबसे पहले आते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज जो होएगी ये बहुत ही यूनिक होएगी, बहुत ही नवेकली होएगी, एसेंशियल रोल प्ले करेगी एक कम्युनिटी को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, एक कम्युनिटी को डिफाइन करती है फाउंडेशन स्पीसीज। और सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन किस प्रकार से आएगा, दैट विल बी डिफाइंड बाय की, सॉरी, विच वर दैट, कौन सी और स्पीसीज के बारे में पढ़ा था, फाउंडेशन और कौन सी थी, पायोनियर, पायोनियर कम्युनिटी। ओके, ये दोनों डिफरेंट है। दे विल गिव यू द डेफिनेशन ऑफ पायोनियर एंड दे विल से ऑप्शंस में फाउंडेशन लिखा होगा या कीस्टोन के बारे में भी लिखा होगा। तो दिस इज हाउ यू शुड लर्न द डेफिनेशन। तो उससे ज्यादा, इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ऑफन फाउंडेशन स्पीसीज एक्ट बाय मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट। ओके, गुड, ये मॉडिफाई करते हैं सो दैट इट कैन सपोर्ट द अदर ऑर्गेनिजम्स दैट फॉर्म द कम्युनिटी। ओके, तो कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए, अगर अदर ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छी वो बनाने के लिए, they form the basis. Okay, done. Let me sorry, let me write as an example, एक write भी लिखने दो। Let me write the example over here. Basis, ये कैल्प फॉरेस्ट पे भी क्वेश्चन आया था। ब्राउन एल्गी होता है, कैल्प फॉरेस्ट होता है एक तरह का। कैल्प फॉरेस्ट यूजुअली हम पाते हैं कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया में, जहां पे टाइप ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट होता है वहां पे। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इनके बारे में। तो कैल्प जो फॉरेस्ट है इज अ फाउंडेशन स्पीसीज दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द कैल्प फॉरेस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ कैलिफोर्निया। ये जो ग्रीन ब्राउन एल्गी होती है, ये वहां पे जाके उगती है जहां पे कुछ नहीं मतलब जहां पे, मतलब अगर ये चले जाती है वहां पे, इनके बीज चले जाते हैं तो अपनी कम्युनिटी बना लेते हैं वहां पे। ठीक है, ओके, जैसे कैसा भी इन्वायरमेंट हो उसको मॉडिफाई करते हैं अपने अकॉर्डिंगली और के बच्चों, दूसरे के अकॉर्डिंगली भी। लेट मी लेट मी राइट समथिंग ओवर हियर। ओके, ठीक है, दिख रहा है? Kelp creates environment that allows the survival of other organisms that make up the kelp forest community. ओके, तो ये फॉरेस्ट कम्युनिटी जो कैल्प बनाता है, कैल्प फॉरेस्ट, लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ कैल्प फॉरेस्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। ये अंडर वाटर फॉरेस्ट भी बोला जाता है क्योंकि ये सारा पानी के नीचे होता है। लेट मी शो यू।
लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। इसके बारे में भी लिखना है आज आपने, ठीक है, कैल्प फॉरेस्ट के बारे में। ये दिख रही है आपको पिक्चर्स? सॉरी, ये दिख रही है आपको पिक्चर्स? ये देखो, ये पानी के अंदर है सारे का सारा, ठीक है, शैलो वाटर्स में होते हैं ये। देखो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं। वर्ल्ड वाइड इन टेम्परेट टू पोलर लैटिट्यूड्स में, जहां जहां पे भी कोल्ड शैलो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम वाटर होता है, वहां पे पाए जाते हैं, यानी कि कोस्टल एरियाज में ज्यादा ये पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखो इतने सारे प्रजातियों को ये सपोर्ट करता है। कैल्प एक तरह का एल्गी होता है, एल्गी, ब्राउन एल्गी टाइप का। लेट मी शो यू। ये इस तरह से दिखता है, देख रहे हैं आप? ये देखो, बीच में बच्चियां है, सब कुछ है। ये पानी के अंदर इस तरह से उगते हैं, ये नीचे से ऊपर घास की तरह होता है, ग्रास की तरह होता है, ठीक है। इसको फॉरेस्ट कम्युनिटी बोला जाएगा। आप देखो, कैल्प फॉरेस्ट कम्युनिटी, व्हाई इट इज कम्युनिटी? बिकॉज ये डोमिनेंट यहाँ पे स्पीसीज कौन सी है बताइए? कैल्प। कैल्प क्या है? ब्लू ग्रीन और ब्राउन एल्गी। ये ब्राउन है, दिख रहा है ब्राउन ब्राउन सा? ये ब्राउन कलर का जो एल्गी है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ, ये देखो, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ दिस कम्युनिटी। डन डन डन, लग गया समझ? कुछ लगा पता भाई? ओके, तो एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जो कि कैल्प है, कैल्प फॉरेस्ट है। जो कैल्प एल्गीज होते हैं, ये अपनी तरह से दे क्रिएट एनवायरमेंट सच ए वे बिकॉज दे अलाउ द सर्वाइवल ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स टू मेक अप द कैल्प कम्युनिटी। ओके, डन डन डन, चले आगे। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला था, इसी तरह कोरल रीफ्स भी, याद रखो, कोरल रीफ्स भी फाउंडेशन स्पीसीज होती हैं, ठीक है। वो और दूसरे के ऑर्गेनिजम्स को वहां पे उगने में हेल्प करती हैं। डन। एक्सोस्केलेटन ऑफ लिविंग एंड डेड कोरल मेक अप द रीफ स्ट्रक्चर। आपने ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में सुना होगा, विच प्रोटेक्ट अदर स्पीसीज फ्रॉम वेव्स एंड ओशन करंट्स, ठीक है। इसी तरह बीवर्स जो है, बीवर्स के बारे में मैंने आपको बात की थी। दे मॉडिफाई देयर एनवायरमेंट बाय बिल्डिंग डैम्स, ठीक है ना। दे कैन बी नोन एज फाउंडेशनल स्पीसीज। तीनों की एग्जांपल्स लिख लो, ठीक है, बहुत जरूरी है, ठीक है। लेट मी शेयर समथिंग विद यू गाइस। तो अब ये क्या करते हैं, कैल्प फॉरेस्ट जो होते हैं, या even call me after the class, beta. This is not something we discuss in the class, okay? Call me after the class, okay? ओके, सो कैल्प फॉरेस्ट कम्युनिटी हमने बात कर ली। कोरल रीफ्स के बारे में हमने बात कर ली है। कोरल रीफ्स होते क्या है बेटा? मैंने आपको दिखाया था, वो ग्रेट बैरियर रीफ वाले ये कैल्शियम कार्बोनेट के शेल्स बनाते हैं पहले, उसके ऊपर ये आप जाके चिपक जाते हैं, और फिर वहां पे इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है। कोरल रीफ्स को हम पढ़ेंगे, इसको, इसकी पूरी कम्युनिटी को पढ़ेंगे हम, क्या होता है जूज़ैंथेल और किसकी पॉलिप की ये एसोसिएशन होती है। वहां पे जब ये उगता है तो ये क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बनाता है, फिर उसके ऊपर उगता है। जब ये मर जाते हैं ना, इसकी जो नेक्स्ट कम्युनिटी उगेगी ना, वो इसके ऊपर उगेगी, ठीक है। जो नेक्स्ट प्रजाति आएगी ना इसकी, वो इसके ऊपर उगेगी, और उसके ऊपर एक और उगेगा, और उसके ऊपर एक और उगेगा। डन? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नाउ फाउंडेशन स्पीसीज, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पायोनियर स्पीसीज। क्या डेफिनेशन वाइज मेरे को बताओ, क्या डिफरेंट होएगा फाउंडेशन स्पीसीज में और पायोनियर कम्युनिटी में? पायोनियर कम्युनिटी में, दोनों फाउंडेशन कम्युनिटी में या फाउंडेशन स्पीसीज में और पायोनियर स्पीसीज में क्या डिफरेंट होता है, क्या अंतर होता है, बताइए। क्या अंतर देखा आपने अभी तक? मोस्टली दिस इज फाउंड इन इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। इकोलॉजिकली कौन सा सक्सेशन होता है? प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन, जहां पे पहले कुछ नहीं था, वहां पे जाके ये बनाएंगे, ठीक है। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन ये ऑलरेडी वहां पे बना पड़ा है, उसके ऊपर जाके बनते हैं, ठीक है, जैसे कि कोरल रीफ्स है।
कोरल रीफ्स के लिए आपको क्या होता है कि भैया वहां पे पहले कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ। अगर आपके पास नीचे सतह है, सॉलिड सतह है, ठीक है ना, वो उसके ऊपर जाके चेंज हो जाएंगे, ऊपर जाके लग जाएंगे, पर उसको इरोड नहीं करेंगे। ये क्या करता था, लाइकन्स क्या करते थे, पहले जाके वहां पे लग जाते थे और धीरे धीरे उसको तोड़ते रहते थे, है ना, इरोड करते रहते थे। ये इरोजन नहीं करते हैं, नो इरोजन हियर, इरोजन टेक्स प्लेस हियर। दूसरी बात, ये सॉइल पे लगते हैं मोस्टली, ठीक है, ये सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। यहाँ पे सॉइल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक सतह अगर बन गई है तो उसके ऊपर दूसरी सतह फिर से बनेगी उसी चीज की, उसी प्रजाति की, फिर उसके ऊपर और सतह बनेगी, उससे मतलब और सतह बनेगी, ठीक है ना। लेट मी शो यू सम पिक्चर्स ऑफ कोरल रीफ्स ताकि आपको पता चल सके, ठीक है। लेट मी शो यू सम इमेजेस, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू गाइस। आर यू सीइंग माय स्क्रीन, आर यू सीइंग माय स्क्रीन? ओके, ये दिख रहा होगा आपको अब, ठीक है ना, ठीक है ना। ये देखो, डिफरेंट डिफरेंट विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, ये देखो। ओके, ये फॉरेस्ट ही है, फॉरेस्ट का फॉरेस्ट। ये सारे कैल्शियम कार्बोनेट के जो सेल्स है ना, और ये पानी के अगर देखो ना बिल्कुल नीचे होता है, पानी के सतह के नीचे होता है, ठीक है। ये कहाँ पे, ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बताने दो उनको। ये दिख रहा है आपको, वेयर यू थिंक इज कोरल्स, इट इज राइट ओवर हियर। ये बैरियर रीफ दिख रहा है आपको, ये बैरियर रीफ दिख रहा है, अच्छा ना। अब मेरे को बताओ, ये जो पानी यहाँ पे आएगा, ये देखो यहाँ पे भी देखो, है ना, ये समुंदर है, ये कोरल रीफ्स है, ये समुंदर है। लेट मी शो यू समथिंग मोर इम्पोर्टेंट, वेयर इट इज, वेयर इट इज, वेयर इट इज। ओके, ये देखो, ये देखो, ठीक है। मेरी बात सुनो, यहां से समुंदर है, समुंदर के पास सीधा लहरें आ रही हैं यहाँ टकराने के लिए। जब समुंदर यहाँ से लहरें इस तरफ को आएंगी, इस तरफ को आ रही हैं, खुद सोचो, खुद सोचो, ध्यान से बताओ मेरे को, क्या ये इसको रॉड ब्लॉक नहीं होता, रॉड ब्लॉक बना होता है सड़क के ऊपर, एक बम्पर सा लगा देते हैं हम, है ना, ताकि जो वाहन आए उसको स्पीड कम करनी पड़े। अब तो ये बम्पर नहीं है, नेचुरल बम्पर बन गए, ठीक है ना, स्पीड स्पीड ब्रेकर्स जिसको बोलते हो, है ना। तो ये दे विल एक्ट एज स्पीड ब्रेकर्स, ये जो कोरल रीफ्स है दे विल बिकम स्पीड ब्रेकर्स। और जो यहाँ पे प्रजाति पाई जाएगी, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे प्रजाति पाई जाएगी, अब उसको पानी डिफरेंट होएगी, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट प्रजाति होएगी यहाँ से, जो कि ओपन ओशन में पाई जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेव एक्शन बहुत कम होगा। समझ के, ये नेचुरल स्पीड ब्रेकर्स हैं आपके लिए, जो कि वेव की स्पीड को कम करते हैं, स्पीड ब्रेकर की तरह एक्ट करेंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, so these all are the examples of foundation species. Okay, they are not pioneer communities. Pioneer communities usually we do in terms of ecological succession, ठीक है जी। और जब हमने नॉर्मल बात करनी है, वी विल टॉक अबाउट कोरल रीफ्स। जो कोरल रीफ्स होते हैं, मैंने आपको ये बताया कि ये दूसरी प्रजाति के लिए एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करते हैं। जैसे मैंने आज ही आपको एग्जांपल दी कोरल रीफ्स की, और कैसे ये जो पीछे वाली प्रजातियां हैं उनके लिए स्पीड ब्रेकर का एक्ट करते हैं, वेव एक्शन को कम करने का एक्ट करते हैं, कोस्टल इरोजन को कम करने का एक्ट करते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? डन डन डन। यहाँ पे ये सॉइल फॉर्मेशन करते हैं, नई प्रजाति है, इससे पहले कभी सक्सेशन नहीं हुआ होगा वहां पे ये पाई जाएगी पायोनियर स्पीसीज। ओके, डन डन डन। ओके, फाउंडेशन स्पीसीज। नाउ थर्ड काइंड ऑफ स्पीसीज इज नोन एज योर कीस्टोन स्पीसीज, विच इज नोन एज योर कीस्टोन स्पीसीज। इसके बारे में भी लिख लो, जैसे मैं अभी लिखवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस पेपर में मैं डालूंगा यहां से क्वेश्चन। ओके, यू गेट माय पॉइंट? ओके, a keystone species, let me write it over here.
and how they are different from key formation of this species. Let me control P disproportionate. डेफिनेशन एज सच याद करनी है. ओके, ये दिख रहा आपको? दिख रहा बेटा? ओके, let me make you understand this concept. तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? कीस्टोन स्पीसीज इज ए स्पीसीज that has a disproportionately large effect on the community structure relative to its biomass or abundance. तो ये ऐसी प्रजातियां हैं जिनका इनके एनवायरनमेंट पे, जिनका इनके कम्युनिटी के स्ट्रक्चर पे कुछ ज्यादा ही प्रभाव है. अगर ये विलुप्त हो जाती है तो सारे का सारा कम्युनिटी का जो भार इसके ऊपर पड़ा हुआ है वो विलुप्त हो जाएगा. ठीक है ना? तो इसीलिए अब मैं क्यों पढ़ा रहा हूं ये भी बताऊंगा आपको. तो कीस्टोन स्पीसीज है, ये फाउंडेशन स्पीसीज से कैसे डिफर करती है? फाउंडेशन स्पीसीज भी तो पढ़ के आए थे हम. तो ये कैसे डिफर करती हैं? दो वे से डिफर करती हैं. दे आर मोर लाइकली टू बी बिलोंगिंग टू हायर ट्रॉफिक लेवल. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आज हम ट्रॉफिक लेवल पढ़ के आएंगे क्या होता है ट्रॉफिक लेवल. तो ये जो टॉप पे होएगा, एंड ये टॉप प्रीडेटर्स होते हैं, दे आर कीस्टोन स्पीसीज. ठीक है ना? एंड दे एक्ट इन मोर डाइवर्स वेज देन फाउंडेशन स्पीसीज विच टेंड टू मॉडिफाई देयर एनवायरनमेंट. देखो, अभी एक जगह लिखते हैं हम कीस्टोन स्पीसीज, ठीक है, और दूसरी जगह लिखते हैं फाउंडेशन स्पीसीज. ठीक है, ध्यान से पढ़ना. ये सारे वर्ड है ना, ये जो जितने भी लिखा रहा हूँ, कीस्टोन, फाउंडेशन स्पीसीज, पायोनियर स्पीसीज, इकोलॉजिकल सक्सेशन, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी, ये वर्ड आपके वोकैबुलरी में होने चाहिए बेटा. ठीक है? अब आप ये नहीं बोल सकते हो सर आप, हमने तो इकोलॉजी पढ़ी नहीं, हाउ कैन वी यूज देयर कंसेप्ट इन, जब आप आंसर लिखोगे उसमें. ठीक है ना? जब भी अब आप कोई भी, अभी जो आपको एनिमल मैंने जब शुरू में दिया था सीएपीएफ में, एनिमल को ऊपर एक ऐसे दिया था, है ना? तब आपकी वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड थी. अब जो इकोलॉजी पढ़ रहे हो, इससे आपकी वोकैबुलरी थोड़ी एनरिचिंग होनी चाहिए. आप मेरे को देखना चाहिए कि कीस्टोन स्पीसीज आपने लिखा है, फाउंडेशन स्पीसीज लिखा है, और इसका क्या इम्प्लीकेशन है वो आज हम पढ़ेंगे. जो कीस्टोन स्पीसीज होती है ये मोस्टली हमने एक करेक्टरिस्टिक पढ़ा कि ये टॉप के लेवल पे होती है. टॉप टॉप के ट्रॉफिक लेवल पे होती है, यानी कि टॉप कार्निवोर, यानी कि टाइगर एक कीस्टोन स्पीसीज है कि एक डियर कीस्टोन स्पीसीज है? बताइए. यस 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 यस, समझ लगी ना? तो सोचो इस तरह से भी कुछ. ठीक है, वेरी गुड शना. विच वन इज अ कीस्टोन स्पीसीज, टाइगर और डियर? यस. ओके, तो टाइगर इज ए कीस्टोन स्पीसीज. ठीक है. फाउंडेशन स्पीसीज कैन बी योर. अब मेरे को बताओ, फाउंडेशन स्पीसीज कई तो बेचारे इमोजी भी बेचते रहते हैं, है ना? जैसे आपका ये मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होते हैं. ठीक है, ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद बनाते हैं. ठीक है, लाइक अगर हमने कैल्प फॉरेस्ट में पढ़ा, वहां पे ग्रास लैंड थे. ठीक है ना? अगर हमने ये पढ़ा क्या, कोरल रीफ्स, वहां पे जूज़ैंथेल थे. तो ये प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी होते हैं प्रोड्यूसर्स या ऑटोट्रॉप्स. ठीक है ना? वन एंड द सेम थिंग. तो ये डिफरेंस पता लग गया दोनों में, ये हायर लेवल का होगा, ये लोअर लेवल का होगा. दूसरा है, ये इकोलॉजिकल कम्युनिटी लेवल को या इकोलॉजिकल फूड वेब को या फूड चेन को स्टेबल बना के रखते हैं. स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? स्टेबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है.
ठीक है, और ये बायोमास बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज बायोमास एक्यूमुलेशन, आज ही हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। डन, ओके, लगा समझ कुछ। आज हमने दो डिफरेंशियल डायग्नोसिस किए हैं, एक कीस्टोन और फाउंडेशन में, और एक फाउंडेशन वर्सेस पायोनियर में। आपको समझ आने चाहिए, ये बहुत जरूरी है। कीस्टोन स्पीसीज एंड व्हाई यहाँ पे स्टेबिलिटी लिखा है, यहाँ पे बायोमास लिखा है, ये क्या रीजन है, इसका समझो। मतलब फूड चेन की स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रहेगी। एक प्लांट को खाया, ग्रास को खाया डियर ने, और डियर को खाया टाइगर ने, ठीक है ना। टाइगर हो गया, डियर हो गया, बुफेलो हो गया। यहाँ पे बुफेलो भी तो हो सकती है, यहाँ पे एलिफेंट भी तो हो सकता है, यहाँ पे जिराफ भी तो हो सकता है, यहाँ पे बारहसिंगा भी तो हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। इन सब की पॉपुलेशंस को कौन रेगुलेट कर रहा है, सिर्फ एक ही कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, दैट इज टाइगर। ओके, डन। जो भी टॉप कार्निवोर होंगे बेटा, दे विल बी योर की स्टोन स्पीसीज, कार्निवोर। व्हाई दे विल बी इंपॉर्टेंट, दे आर, क्यों इंपॉर्टेंट है ये वाले सारे के सारे, इनको रक्षा करना क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकी प्रेजर्वेशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर ये खत्म हो जाएंगे, जैसे हमारे पास कगार थी शुरू में, ठीक है ना, कि हमारे पास टाइगर विलुप्त हो चुके थे 1900 आते आते तक, ऑलमोस्ट विलुप्त हो चुके हैं, बहुत कम इनकी पॉपुलेशन बची थी। व्हाट विल बी, देयर विल बी मोर डियर, ठीक है ना, मोर बुफेलो, मोर जिराफ। ओके, अब ये जितने ज्यादा बढ़ेंगे, उतनी ज्यादा क्या, किस पे प्रेशर पड़ेगा, इस पे, क्योंकि यहां तो जाने नहीं लगे, ये कहां पे प्रेशर डालेंगे, ऑलरेडी मीगर रिसोर्सेज पे, ठीक है। जब ये ग्रासेस, अब देखो कितना भी खाएंगे, अब ये चरते रहते हैं, तभी इसको मवेशी बोलते हैं, डियर्स को, बुफेलो को, है ना। ग्रेजिंग इंक्रीज करेंगे, और दूसरी बात है, ये सारे का सारा ग्रास खा जाते हैं, दूसरे पास इनके जो हूफ्स होते हैं जिसके ऊपर ये चलते हैं, उससे मिट्टी को इरोड भी करना शुरू कर देते हैं। पहले तो ग्रास ने पकड़ा हुआ था, ग्रास को इन्होंने खा लिया, अब जो सीड बचते थे उनके, वो आगे अगले साल वो बन जाते थे ग्रास। लेकिन अभी क्या हुआ कि इन्होंने जैसे घास खा लिया, वो भी खा लिया सारे का सारा, इनके सीड्स जो थे वो उगने वाले थे, उनको ऊपर ये पैरों से चल देते हैं। जब ये पैरों से चलेंगे तो मिट्टी निकाल देंगे, ठीक है, मिट्टी निकाल देंगे तो इरोशन ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी के लिए कीस्टोन स्पीसीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ दे गेट एक्सटिंक्ट, होल ecosystem will collapse. Ecosystem, not biotic community, okay, will collapse. Food chain, food web will collapse. ये समझ लग रहा है आपको कीस्टोन स्पीसीज के बारे में। ओके, ये सिर्फ आपके, और ये दूसरी तरफ देखो फाउंडेशन स्पीसीज में, देखो फाउंडेशन स्पीसीज में मैंने कहा बायोलॉजिकल मास इक्यूमुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये हम पढ़ेंगे आज कैसे हो रहा है। बट इसमें एक प्रोसेस होता है एनाबोलिज्म, इसमें होता है, दोनों में एनाबोलिज्म प्रोसेस चलता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे क्या होता है, वो किस तरह से बायोलॉजिकल मास एक्यूमुलेशन हो रहा है। बट बेसिकली ये मॉडिफाई करते हैं अपने एनवायरनमेंट को। एक डोमिनेंट कम्युनिटी होगी ग्रास, तो वो मॉडिफाई कर देगी अपने एनवायरनमेंट को, वहां पे किस तरह की स्पीसीज होंगी, कौन से प्रीडेटर्स होंगे, उसके हिसाब से। डन। तो ये मॉडिफाई करता है अपने एनवायरनमेंट को, सो दैट अदर स्पीसीज कैन ग्रो इन दैट एनवायरनमेंट। That is foundation species, and there is a difference between foundation species. Yes, बहुत बढ़िया पारुल, वेरी गुड। क्रिल्स के बारे में भी बताया था मैंने कि क्रिल्स एक ऐसी स्पीसीज है जिसको बहुत ज्यादा लोग खाते हैं, ठीक है ना, जैसे कि बहुत ज्यादा फूड वेब उसके ऊपर डिपेंडेंट है। एक एलिफेंट भी इसके ऊपर आप है, जरूरी नहीं कि एलिफेंट जो कार्निवोर होगा वही इस पे डिपेंडेंट होगा। आप एलिफेंट की एग्जांपल भी दे सकते हो इसमें। अगर एलिफेंट गोज एक्सटिंक्ट, इट इज ए कीस्टोन स्पीसीज, इसीलिए हमारे पास प्रोजेक्ट टाइगर है, इसीलिए हमारे पास प्रोजेक्ट कौन सा है, एलिफेंट है।
ठीक है, एलिफेंटिस इज आल्सो ए की स्टोन स्पीसीज। अगर आपको देखो, दे आर द नेचुरल बिल्डर्स। अगर आपने कभी देखा हो, एक तो एक ग्रुपिज्म होता है इनका। ठीक है, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल फर्दर, ताकि आपको ये कंसेप्ट और अच्छा से समझ लगे और आपको इस चीजों को ऑब्जर्व करना सीखो। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ अ रैबिट। इट इज इंटरेस्टिंग ना? एन एलिफेंट एंड ए सैल्मन। ये फिश है, सैल्मन फिश देखा होगा आपने। एलिफेंट्स के बारे में पता है और रैबिट के बारे में भी पता है। ठीक है, ओके। देखो हम कितने इकोलॉजिकल कंसेप्ट पढ़ के आए हूं, आज ही मैं कराऊंगा आपको। ठीक है, नाउ एक चीज होती है फिकंडिटी। राइट द एग्जांपल। इसकी फिकंडिटी की आपने डेफिनेशन ढूंढनी है, क्या होती है। मैं आपको बताता हूँ। वैसे रेट ऑफ रिप्रोडक्टिव होता है, ठीक है ना, कितना रिप्रोडक्टिव रेट होता है उसका, ये आपके बारे में बताते हैं। ठीक है ना, तो सपोज ये मैं एक पर्टिकुलर जानवर है, उसका टाइम स्केल है। जो एक हाथी है वो 60 साल तक जीता है, तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल और 50 साल, तो यहाँ तक जीता है सपोज। तो सपोज 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60। ठीक है, तो दिस इज द होल टाइम स्केल ऑफ ऑफ एन एलिफेंट। ठीक है, 60 साल तक सपोज वो जीता है। पहले 10 से 15 साल वो क्या कहते हैं, जो है वो बच्चे के रूप में माता पिता पे डिपेंडेंट गुजारता है। उसके बाद उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ आती है। उसके बाद ओल्ड एज आती है, जो भी इसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ होती है। तब ये हर 2 से 4 साल के बीच में बच्चों को जन्म देता है, 2 to 4 years। ओके, लेकिन कंपेयरिंग ये एलिफेंट की लाइफ है। अगर हम कंपेयर करते हैं रैबिट की, ओके, रैबिट की बात करते हैं, तो उसमें इतना साल वो जीवित नहीं रहते, वो 10 साल ही जीवित रहते हैं, पहले 10 साल में ऐसे ही। ठीक है ना, इनकी जो डिपेंडेंट रहने की चीज होती है वो बहुत टाइम कम होता है इनके पास। ठीक है ना, तो से 1 साल बाद, 1 साल तक ये डिपेंडेंट रहते हैं अपने माता पिता पे। उसके बाद ये क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्टिव लाइफ में आता है। इनकी बाकी सारी जिंदगी ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव रहते हैं। और इनमें जो है ये एक मंथ में 14, ऑलमोस्ट 10 से 14 बच्चों को जन्म देते हैं एक मंथ में, जब ये रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, हाँ हाँ, रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं। तो इनका वैसे अगर हम देखें तो 10 साल में है, अगर हम मोटी मोटी बात करें। इनका प्रजनन, अगर हम एलिफेंट की बात करते हैं, लेट मी हाईलाइट दिस। एलिफेंट्स, जो एलिफेंट्स हैं, उनका जो जेस्टेशन पीरियड, जैसे हमारे 9 महीने का होता है ना, इनका जेस्टेशन पीरियड होता है 22, नॉट ईयर, सॉरी, 22 मंथ्स, ऑलमोस्ट 2 years का। ठीक है, और यूजली या एक या दो बच्चे को जन्म देते हैं, या एक ही बच्चे को जन्म देते हैं, वन ऑफ स्प्रिंग। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ स्प्रिंग। ये एक मंथ में 10 से 14 बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है ना, एक मंथ में। डू यू वट इसका टाइम स्पैन देखो, टाइम स्पैन कितना कम है। ये 10 साल जिएगा रैबिट, ये 60 साल जिएगा। बट डू यू थिंक विच विल हैव ग्रेटर फिकंडिटी, एलिफेंट या रैबिट? यस, वेरी गुड हेमंत। तो अभी ये कभी क्या करते हैं ना, कि आपको वर्ड में फंसाने की कोशिश करते हैं। फिकंडिटी इज नथिंग बट द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, आप अपनी पॉपुलेशन को डबल कितनी जल्दी करोगे, है ना। तो एक, अगर हम मोटा मोटा साफ करें, एक साल में एक एलिफेंट है, वो कम से कम कितने, 1 या 0.5 इंडिविजुअल्स को जन्म दे सकता है, क्योंकि 2 साल का तो इसका प्रजनन वो ही है ना, पीरियड ही है। तो लेकिन एक साल में अगर हम लगा, इनका एक मंथ है और एक मंथ के बाद ये दोबारा प्रेग्नेंट हो सकती हैं रैबिट्स। तो एक साल में 120 बंदे बना देंगे, 10 सालों में 1200। ठीक है, एक इंडिविजुअल ही। ठीक है ना, तो समझ लो कौन सा किसकी फेकंडिटी ज्यादा है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। नाउ अनदर एग्जांपल इज ऑफ दैट ऑफ सैल्मन। दिस, ये फिश है, ये 10 भी साल जीती, ये 4-5 साल ही जीती है। बट
ये 4-5 साल जीती है जो, ये सपोज इतना जीती है, तो इसमें 90% ऑफ द टाइम ये मैच्योर होने में गुजारती है। दैट इज दे आर नॉट रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फॉर 90% ऑफ देयर टाइम। ओके, तो मैं यहाँ पे दो चीजें बता रहा हूं आपको, एक तो रिप्रोडक्टिव एज क्या है उनकी, ओके, और उसके बाद उनकी फकंडिटी क्या है, मतलब उसके बाद वो रिप्रोडक्टिवली कितनी जल्दी अपनी पॉपुलेशन को डबल कर रहे हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। तो 90% ऑफ द टाइम ये बेलिया गुजारता है। जब आता है एंड में, ठीक है ना, तो एंड में जब आती है, ये मैच्योर हो जाते हैं, तो ये जो सैलमन्स होती है ना, एक्चुअली जब ये जन्म लेती हैं तो रिवर में लेती हैं, ठीक है ना, रिवर जो नीचे को बह रही होती है, जब वो ओशन में निकलती है तो रिवर में जन्म लेके ये ओशन में जाती हैं, और ओशन में 90% ऑफ द टाइम दे स्पेंड ओवर देयर, अपने आप को पालने पोषने में लगाती हैं। जब ये मैच्योर हो जाती हैं, तो ये सारी की सारी सैल्मन दोबारा उसी रिवर जहां पे इनका जन्म हुआ था वहां पे आती हैं और बच्चे देते हैं और मर जाते हैं एक बार ही। इनका प्रजनन जो साइकिल होता है वो एक बार ही होता है, वन रिप्रोडक्टिव साइकिल। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, समझ लगा? अब बोलो क्या इनका फिकंडिटी डिक्रीज है? नहीं भैया, फिकंडिटी तो वही है। फिकंडिटी लेवल इज बेटर देन दैट ऑफ रैबिट्स, क्योंकि ये अंडे देते हैं और अंडे देके ये मतलब फर्टिलाइज करते हैं, बहुत सारी मच्छियों को फर्टिलाइज करते हैं, लाख लाख 2-2 लाख कर देते हैं एक बार में ही, ठीक है ना। तो नेचर का अपना वे है, ठीक है, हर चीज को स्टेबिलिटी मेंटेन करने का। बट देयर इज अ डिफरेंट, हेमंत, देयर इज अ डिफरेंट फेकंडिटी रेट ऑफ salmon is way higher than that of elephant or rabbit। बट एक और चीज आती है, और मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ ये चीज। वैसे ये इकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सॉरी, इकोलॉजिकल कंसेप्ट है ये, इसके लिए लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट एक कंसेप्ट आपको करवा रहा हूँ ये, ठीक है। तो जब मैं कंसेप्ट करा रहा हूँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। हाँ, तो एक होता है सीमल पैरिटी, एक होता है आइटेरो पैरिटी। दिस इज सीमल पैरिटी, SEMEL, सीमल पैरिटी। और आइटेरो पैरिटी को तो इसको बोलते हैं आइटेरो पैरिटी, ITERO, आइटेरो पैरिटी। देखो अब आइटेरो पैरिटी का मतलब तो होता है जब आपका रिप्रोडक्टिव साइकिल कंटिन्यू होता रहता है, ठीक है। हमारे ह्यूमंस में वी कॉल दैट एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओके, मासिक जो पीरियड का साइकिल होता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव साइकिल। लेकिन सैल्मन में एक बार ही रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है, उसका फिकंडिटी रेट फिर भी ज्यादा है। तो ये आपके हिसाब से, मतलब ये हम नहीं डिसाइड करते हैं, ये डिसाइड करता है नेचर, नेचुरल सिलेक्शन। नेचर कौन सा वे लेता है, सैल्मन डिफरेंट वे लेती है रिप्रोडक्शन के लिए, एलिफेंट्स डिफरेंट लेते हैं, रैबिट्स वो डिफरेंट लेते हैं, ठीक है जी। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, गुड गुड गुड, इजी अप टिल नाउ। चलो, अभी अगर ये समझ लग गया आपको तो बहुत बढ़िया बात है। लेट अस स्टार्ट नाउ अवर मेन चैप्टर जो हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी से, प्रोडक्टिविटी। यहां तक हमने कर लिया था, प्रोडक्टिविटी भी कर लिया था हमने, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमने कर लिया था। डेट्री डिकम्पोजिशन के बारे में भी पढ़ लिया था हमने, डिकम्पोजर्स होते हैं हमने बोला था। जो डिकम्पोजर्स होते हैं, मैंने उनको बोला था कि दो चीजें होती हैं, एक होता है डिकम्पोजर्स, याद रखो, एक होता है डेट्राइटस, ठीक है। लेट मी राइट इट ओवर हियर, यहीं पे लिख देता हूँ। डेट्राइटस डिफरेंट चीज है, डिकम्पोजर्स डिफरेंट चीज है, ठीक है। दोनों की स्पीसीज डिफरेंट है। डेट्राइटस आप बोलते हो कोई भी ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे कि अगर आप बात करो तो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, लीव्स हो गया, पत्ते हो गए, कोई डेड एनिमल हो गया, कोई डेड प्लांट हो गया, ये सारे कहाँ पे, फीकल मैटर हो गया, जो भी वो बाहर निकालते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालते हैं, वो सारे हो गए, गोहा हो गया, दे ऑल आर डेट्राइटस, ओके, डेट्राइटस।
ठीक है। डेट्राइटस मतलब वेस्ट प्रोडक्ट्स। अब ये जो डेट्राइटस है इनको तोड़ने का काम करते हैं, लिखो यहाँ पे, सेप्रोट्रॉप्स, या जिसको आप डेट्रीवोर्स भी बोलते हो, डेट्रीवोर्स। ठीक है, डेट्रीवोर्स। डेट्रीवोर्स में कौन कौन आएगा आपके पास? सबसे पहले आता है अर्थवॉर्म। देखा कभी अर्थवॉर्म? अर्थवॉर्म जिसको आप वर्मी कंपोस्टिंग में भी बड़ा डालते हो, ठीक है ना। अर्थवॉर्म हो गया। अगर आप गंडोए को देखा होगा, अर्थवॉर्म को देखा होगा, वो धरती के नीचे से ऊपर की तरफ आता है, वो मिक्सिंग करता है, ठीक है ना। ओके, अर्थवॉर्म हो गया। हाँ हाँ हाँ, अर्थवॉर्म हो गया, है ना। अर्थवॉर्म हो गया आपका। और इसकी क्या एग्जांपल है? स्नेल्स। स्नेल्स होते हैं जो। और एग्जांपल है इनकी ईगल्स। ओके, ईगल्स हो गया, ठीक है ना। अब ये काम क्या कर रहे हैं? देखो, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है इसको तोड़ रहे हैं छोटे छोटे हिस्सों में, ठीक है ना। जब ये छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे, अब आते हैं नेक्स्ट काम आता है डीकम्पोजर्स का। डीकम्पोजर्स इंक्लूड योर फंजाई, मशरूम जिसको देखा होगा आपने, एंड बैक्टीरिया। मोस्टली यही चीजें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। अब ये इनका काम क्या है? बैक्टीरिया और फंजाई का, जो ऑलरेडी छोटे पीसेस टूटे गए हैं उनको फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना। पहले तो तोड़ेंगे, तोड़ के जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में इनको बनाया जाएगा, दैट वी विल कॉल एज डीकम्पोजर्स। ओके। तो डीकम्पोजर्स और डेट्रीवोर दो डिफरेंट चीजें हैं, लेकिन ये दोनों एक ही फूड चेन का हिस्सा है। उसको हम बोलते हैं डीकम्पोजर फूड चेन बोल दो, या डेट्राइटस फूड चेन बोल दो, डेट्राइटस। ओके। तो डेट्राइजर में दो चीजें चल रही हैं। एक डेट्रीवोर्स जो है डेट्राइटस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, छोटे सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज द कन्वर्शन। हाँ, नेक्स्ट इज वो जो डीकम्पोजर्स हैं। अब देखो, जो एक मांस का टुकड़ा था, या जो एक आदमी, ये जो एक एनिमल मरा था, उसको पहले गंडोया जो होगा, या जो आपका अर्थवर्म होगा, या जो भी एनिमल्स होंगे, उसको छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है ना। जब ये तोड़ देते हैं, लेकिन है तो कम्प्लेक्स ही ना। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। व्हाट हैपेंस इज, सबसे पहले प्लांट्स आएंगे, ठीक है। प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, वो आपके क्या करेंगे? जो सनलाइट का, वाटर का और कार्बन डाइऑक्साइड का लेके कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे, सबको पता है ना, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स बनाएंगे। ये फ्रूट भी हो सकता है, ये स्टेम भी हो सकता है, ये लीव्स भी हो सकता है, ये ग्रास भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है ये, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये जो चीज है, ये आगे जाके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये आगे जाके कौन खाएगा? ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स खाएंगे। सबसे पहले डियर खाएगा। डियर को कौन खाएगा? टाइगर खाएगा, ठीक है। ये समय लगी बेटी सी बात, मोटी सी बात। ओके। तो टाइगर के पास अब ये कार्बोहाइड्रेट्स पहुंच चुके हैं। जब टाइगर मरेगा, या डियर मरेगा, या इवन प्लांट्स मरेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, हायर कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं। ये सारे सारे पॉलीमर्स हैं। याद है मैंने आपको कराया था पॉलीमर्स, बायोपॉलीमर्स करवाए थे मैंने आपको। एनीबॉडी बताइए, करवाए थे ना? इसके बारे में अच्छे से पढ़ के आए थे हमने जब बायोलॉजी करवाई थी, कि किस तरह से। तो मेरे को बता दो फिर, व्हाट इज द पॉलीमर ऑफ गैलेक्टोस, सुक्रोज, माल्टोस? दे आर पॉलीसेक्राइड, और दे आर मोनोसेक्राइड, और दे आर डाइसेक्राइड? बताइए मेरे को। गुड। याद नहीं? तो ग्लूकोज भी तो था एक मोनोमर, है ना। ओके, कराया नहीं था? बताओ। ये डाइसेक्राइड होता है, मोनोमर नहीं होता सुक्रोज। इट इज डाइसेक्राइड, शिवम।
ठीक है, याद नहीं हमने ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज जोड़ के भी बनाया था कुछ, है ना, गैलेक्टोसिस से पॉलीसैकेराइड, वेरी गुड। तो ये सारे क्या आते हैं, अभी आपके पास ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में है, ठीक है, गैलेक्टोस की फॉर्म में है आपके पास गैलेक्टोस, है ना, इस तरह से है। अभी पहले इनको छोटे हिस्सों में फिजिकली तोड़ा जाएगा, गैलेक्टोस अभी भी है वो, लेकिन फिजिकली तोड़ा जाएगा। जब इसको फिजिकली तोड़ा जाता है तो हम उसको बोलते हैं डेट्री वोर्स, इसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है अभी भी ये बायोपॉलीमर, ये अभी भी क्या है, पॉलीसैकेराइड्स ही है, पॉलीमर्स ही हैं, पॉलीमर्स ही हैं। कौन से बायोपॉलीमर्स हैं, लाइक पॉलीसैकेराइड्स हैं, लाइक फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल्स हैं, ये वाला हमने पढ़ के आए थे जो सारे के सारे, है ना, अभी भी ये बायोपॉलीमर्स हैं। इनको फिर जब तोड़ा जाएगा तो इनको छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करता है डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स फिर क्या करेंगे, बायोपॉलीमर्स को तोड़ के CO2, वाटर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इसमें कन्वर्ट करेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में, और ये फिर साइकिल यहाँ पे पहुंच जाएगा। आर यू गेटिंग दिस वर्क, हाउ दिस सर्कल वर्क्स, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव डेट्राइटस फूड चेन। अगर अकेला हम ग्रेजिंग फूड चेन पे ही ध्यान रखेंगे तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इकोसिस्टम विल नॉट बी स्टेबल स्पीसीज। ओके, समझ लगा बेटा। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी बाद में हम पढ़ेंगे, पर ये समझ आना बहुत जरूरी है, ठीक है। बताओ अगर समझ लगा तो आगे चलें। लग गया समझ, आसान बात थी। तो ये जो हमारे पास इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंसेस होते हैं, इसको कन्वर्ट करता है डीकंपोजर्स। डेट्रीवोर का क्या काम होता है, इन बड़े बड़े जो एक जानवर था उसको छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना, ताकि उस पे कौन एक्ट कर सके, डीकंपोजर्स। डिकम्पोजर्स में कौन आता है, बैक्टीरिया, फंगाई। डेट्रीवोर में क्या आता है, अर्थवॉर्म, स्नेल्स, जो भी आपके पास सारे का, मोलस्क्स हो गए, ठीक है, क्रैब्स हो गए, ठीक है, ये जो बॉटम फीडर्स होते हैं सारे के सारे, दे आर डेट्रीवोर्स। गंडोया हो गया, ये जो बीच में धरती के अंदर से निकलते हैं, दे आर डेट्रीवोर्स। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, चले आगे। ये डेट्रीवोर्स क्या करते हैं, ये देखो, डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जो मैं बोल रहा हूँ ना वो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, उसको आपने पढ़ना है। अब मैंने ये किया शेयर आपके पास 14th चैप्टर के, नहीं अभी, डिड आई शेयर दिस वन इन द ग्रुप, किया, तो पढ़ा करो ना फिर इसको, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन बताया था ना कल, क्या होती है फ्रेगमेंटेशन, बोलते हैं इस प्रोसेस को। उसके बाद लीचिंग हो जाती है। अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है ये पानी में घुल के नीचे चले जाएंगे, जब पानी आएगा तो वाटर लेवल के साथ सोल कर नीचे चले जाएंगे, ठीक है। कैटाबॉलिज्म बताया था, ह्यूमिफिकेशन बताया था, ठीक है। विद दिस ऑल थिंग्स वी डिस्कस बिफोर, ओके। मिनरलाइजेशन बताया था, कैसे मिनरल्स बनते हैं, ओके। चलिए आगे। ओके, नाउ एक मेरे को और बताओ, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, से इक्वेटर टू पोलर, ओके, आपको क्या लगता है कि सॉइल की क्वालिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। यस, आपको कुछ भी पता है कि कोई भी प्लांट पर जाती है उसके ऊपर टेम्परेचर का बहुत प्रभाव पड़ता है, सनलाइट का बहुत प्रभाव पड़ता है, टेम्परेचर का भी पड़ता है। हमने जब एबायोटिक फैक्टर्स पढ़े थे, वाटर का भी बहुत पड़ता है। पर तब हमने एक सॉइल भी तो पढ़ी थी, याद है, मैंने कहा था सॉइल का बहुत फर्क पड़ता है कि किस तरह की प्रजाति है वहां पे, ओके। अभी हमने पढ़ा कि भाई डेट्राइटस जो फूड चेन है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग, सबको पता है। जैसे जैसे हम पोलर एरियाज में जाते हैं टेम्परेचर वोंट गो ऑन डिक्रीजिंग। व्हाट अबाउट डेट्राइटस फूड चेन या डीकंपोजर्स फॉर दैट मैटर। डीकंपोजर्स जो एक्टिव होंगे वो कहाँ एक्टिव ज्यादा होंगे, इक्वेटर में और इन पोलर एरियाज, टेम्परेट एरियाज, गुड, है ना।
अब बताओ, इक्वेटर में आपके पास रेनफॉल ज्यादा है, ठीक है, ओके, ओके, रेनफॉल ज्यादा है, यहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा है और वार्मनेस ज्यादा है, तो एरोबिक डिकम्पोजिशन ज्यादा होएगी, एरोबिक डिकम्पोजिशन ज्यादा होएगी, ज्यादा जल्दी वो इनऑर्गेनिक चीजों में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे अगर आप सर्दियों तरफ चलते हो या अगर आप इक्वेटर की तरफ चलते हो, तो वहां पे क्या है कि टेम्परेचर कम है बेटा, टेम्परेचर कम है तो बैक्टीरिया और उसकी ग्रोथ, तभी तो आपने देखा होगा, खुद सोचो, इन सर्दियों में आपके पास जो खाना है वो बाहर तक ठीक रहता है, ठीक है ना, खराब नहीं होती, दाल बनाओ बाहर रख दो खराब नहीं होगी आजकल के टाइम पे। लेकिन जैसे जैसे गर्मी आनी शुरू होगी दाल खराब होनी जल्दी शुरू हो जाएगी, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया ज्यादा पनपना शुरू हो जाता है जब टेम्परेचर बढ़ता है तो, ओके। अब क्या होगा कि ये जो डेट्राइटस फूड चेन है, जो डिकम्पोजर्स है, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर को तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ओके। तो क्या होगा वहां पे, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर वहां पे ज्यादा डेवलप होगा तो वहां पे सॉइल में ऑर्गेनिक एसिड्स ज्यादा होंगे, लाइक एसिटिक एसिड, लाइक लैक्टिक एसिड, लाइक ये वाले सब्सटेंसेस। अब देखो ये सॉइल किस तरह की बन रही है, एसिडिक सॉइल, ठीक है। जितनी ज्यादा एसिडिक सॉइल होएगी बेटा उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी कम होएगी, डन। आपको अपना टेम्परेचर न्यूट्रल रखना पड़ता है, तभी वहां पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा पनपते हैं, टन टन टन, दे आर नेचुरली एसिडिक सॉइल्स। इसको आप पीटी सॉइल्स भी बोलते हो, मैंने कल बोला था इसके बारे में लास्ट क्लास में पढ़ने के लिए, पीटी सॉइल, कार्बन रिच सॉइल्स होती हैं ये, कार्बन एसिड्स बहुत होते हैं, अनडीकम्पोज या डिकम्पोज ना किया हुआ, नॉट प्रॉपरली डिकम्पोज जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो पीटी सॉइल बनाता है, ओके, डन। गुड, so we have discussed this, we have discussed this concept also, now we should move ahead। अब देखो एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं हम, जब भी एनर्जी फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पे एक टर्म दी गई है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ओके। जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होती है, व्हाट इज दैट, यानी कि जो हमारे पास खाना बनाने में हेल्प करती है हम उसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ओके। हर किसी चीज को नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन कौन सी है, जो हमें खाना बनाने में हेल्प कर रही है, ये नहीं है जो सन से आ रही है, दैट इज नॉट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ओके। सन से तो हमारे पास अगर हम मान के चले कि 100% एनर्जी आ रही है, तो 100 की 100% हम खाना बनाने में थोड़ा हेल्प कर रही है हमें, या ऑटोट्रोप थोड़ा ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये भैया आपको अब्सॉर्ब करने में हेल्प कर रही है, ओके। लेट मी शो यू सम पिक्चर फर्स्ट, लेट मी शो सम एग्जांपल फर्स्ट, ओके, देन आई विल शो यू द पिक्चर, ओके। अब ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है जो 100%, ये सन है, सपोज दिस इज सन, ओके। ये हमारे पास एनर्जी भेज रहा है, सपोज 100% एनर्जी है वो। आपको पता है कि धरती का अपना वायुमंडल है, ये इस अर्थ है, धरती का अपना एटमॉस्फेयर है, अपना वायुमंडल है, ठीक है। वो क्या करता है, इस एनर्जी को वापस भेज देता है, रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्रैक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, स्कैटर करता है। डिड वी डीज ऑल दीज कंसेप्ट हम कहां पढ़ के आए थे, कौन से चैप्टर में पढ़े थे फिजिक्स के, वेरी गुड गरिमा, डिड यू गेट दिस चैप्टर नाउ। किसी तरह से हमने ये सारा कुछ पढ़ा था ऑप्टिक्स में, लाइट के चैप्टर में, याद, ट्राई टू कनेक्ट दिस नाउ। तब हमने स्कैटरिंग भी पढ़ा था, तब हमने पुल क्या कहते हैं, ये भी पढ़ा था, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सारे पढ़े थे।
तो अगर हम मान के चलें कि ये 51% वापस भेज देती है, सारी की सारी जितनी ऑब्जर्व हमने की है, हमारे पास अंदर कितनी बचती है 40%। और उस 40% का भी यूवी रेडिएशन निकाल दो, फलाना ढमकाना निकाल दो, जोन ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर देते हैं, हमारे पास जो प्लांट्स तक पहुंचती है दैट इज ओनली, प्लांट उसका 2 से 10% ऑब्जॉर्व करते हैं, 2 से 10%। ओके, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप इक्वेटर में हो तो ज्यादा ऑब्जॉर्व करोगे, अगर आप पोलर एरिया में तो कम ऑब्जॉर्व करोगे, ऑफ कोर्स, है ना। डन। ये जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ये क्या काम करती है, आगे प्लांट्स इसको ऑब्जॉर्व करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद, फोटोसिंथेसिस करने से हमारे को फायदा क्या है, वी फॉर्म कॉम्प्लेक्स, या प्लांट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स मटीरियल। ठीक है, व्हाट वी कॉल एज कॉम्प्लेक्स मटीरियल्स, लाइक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके हमारे पास क्या बना देते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलके क्या बनाते हैं, फ्रक्टोज या लैक्टोज या गैलेक्टोज। तो हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बना रहे हैं। उसी प्रकार अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बना देते हैं आपके पास, पॉलीपेप्टाइड्स। और पेप्टाइड्स जो बहुत सारे मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड क्या होता है आपका, प्रोटीन। इसी तरह फैट्स हमने पढ़ के आए थे, याद। डन डन डन। ये जुड़ने का जो प्रोसेस है, छोटे से बड़ा जुड़ बढ़ के बड़ा यूनिट बनाना, ये जो चेन बनती है, ये जो माला बनती है, मैंने आपको बताया था, दिस प्रोसेस इज नोन एज एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है बताइए, ये एनाबॉलिक प्रोसेस। एग्जाम्पल बता दी आपको, प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, दे फॉर्म एनाबॉलिक। आप खाना खाते हो, यू आर डूइंग एनाबॉलिक एक्टिविटी। ठीक है, एनाबॉलिक एक्टिविटी से ग्रोथ होती है, हमेशा लिख लो याद, एनाबॉलिक मतलब ग्रोथ। ओके, डन। ठीक है, तो आप ग्रोथ हार्मोन भी खाते हो, एनाबॉलिक हार्मोन, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स भी खाते हो, याद, एनाबॉलिक का याद रखो, जो ग्रोथ करते हैं। तो कई जो बॉडी बिल्डर होते हैं लोग, आपने देखा होगा, वो प्रोटीन खाते हैं, वो बोलते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स मत खाओ या इंजेक्शन मत लगाओ, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होता है, उनका मसल मास बन जाता है ना, देखा होगा, डोले डोले छोड़े बनते हैं। ठीक है, ग्रोथ होती है। ठीक है, ये नहीं कि वहां पे जाके वो जो पोपाई ने स्पिनिच खाई और यहाँ पे डोला बन जाता था उसका, याद है नहीं, पोपाई के एग्जाम्पल आपको देखा होगा आपने, कार्टून देखते रहे। यस, तो you done that, okay, good good good। तो this process is anabolic। ओके, where did we, इसका ऑपोजिट प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक। कैटाबॉलिक मतलब उसको तोड़ना। कहां पे आपको फूड चेन में कैटाबॉलिक प्रोसेस दिखेगा, देखा, ध्यान से बताइए। बहुत बढ़िया शिवम, और कहां पे, और एग्जांपल बताओ। आई विल टेल यू व्हाई, वेयर द रेस्पिरेशन। बहुत बढ़िया हाथ से, बहुत बढ़िया, आपको तो लड्डू देने चाहिए दोनों को। वेरी गुड। और भी एक जगह पे प्रोसेस होता है, बहुत बढ़िया, आपका आंसर बिल्कुल दुरुस्त है। एक और एग्जांपल बताओ। आई एम ट्राइंग टू डेवलप योर लेटरल थिंकिंग, और भी सोचो कहां पे आपने सुना था ये वर्ड, फूड डाइजेशन, कैटाबॉलिक प्रोसेस। यस, गुड हेमंत, बिल्कुल सही बात है। और कहां पे देखा होगा, जब आपको कभी भूख लगी होगी या आप अनशन पे बैठे होगे अन्ना हजारे की तरह, ठीक है, ओके, तो आपने देखा होगा कि वो कमजोर हो जाता है बॉडी का। अब खाना नहीं दो रहे हो, एनाबोलिक प्रोसेस जीरो हो रखा है, तो आपकी बॉडी क्या करती है, जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको तोड़ना स्टार्ट करती है। वी से दैट प्रोसेस इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तोड़ना मतलब कैटाबॉलिक, जोड़ना मतलब एनाबॉलिक। ओके, अब क्या करेगी आपकी बॉडी, सबसे पहले तो लिवर में जो ग्लूकोज स्टोर होता है, आपकी बॉडी में जितना ग्लूकोज स्टोर होता है, फैट स्टोर होता है, उसको गलाना शुरू करेगी। जब ये खत्म हो चुका है, आप पतली हो जाओगे, बिल्कुल सुकड़े, तो आपका मास है ना, ये
मांसपेशियां होगी, हड्डियां होगी, वहां से प्रोटीन निकाला जाएगा। प्रोटीन भी तो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो उसको गलाया जाएगा। उसको गलाने के बाद जब वो भी नहीं बचेगा तो आपकी बॉडी धीरे धीरे शट डाउन होना शुरू हो जाएगी, भैया ये तो बहुत ही ढीठ बंदा है, इसने नहीं खाना कुछ भी। ठीक है, आर यू सीइंग दिस थिंग? तो यू आर वेरी गुड, आपके पास इतनी नॉलेज है, दैट्स वेरी गुड। ओके, सो प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जिसको आप ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हो। दो तरह के जानवर होते हैं, मैंने आपको बताया था, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स, ट्रॉप्स का मतलब होता है नरिशमेंट लेवल, वेरी गुड। और एक होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, हेटेरो मतलब जो अपने विभिन्न प्रकार अपना खाना खुद नहीं बनाते, जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों पे डिपेंडेंट है अपना नरिशमेंट लेवल। ट्रॉपिक का मतलब होता है, ट्रॉपिक का होता है नरिशमेंट, अपना खाना कैसे लेते हैं। ऑटो का मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरो का मतलब खाना दूसरे पे डिपेंडेंट है। अब ये जो है वो आगे 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिसको आप बोलते हो हेटेरोट्रॉप में होता है, सबसे पहले होता है प्राइमरी 1 डिग्री कंज्यूमर, या 1 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, प्राइमरी कंज्यूमर। ओके, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर। यू गेट दिस मच? ओके, लगी समझ? एवरीबॉडी गॉट इट? प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वाटेनरी कंज्यूमर। 4 तरह के कंज्यूमर हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब समझ लग गया। ये ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, तो इसको फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल भी बोला जाता है। हमेशा जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा आपका, वो नॉर्मली क्या होगा, दैट इज योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। एग्जाम्पल जरूर याद करनी है, ये एनसीईआरटी की है, फाइटोप्लैंक्टन, ग्रासेस, ट्रीज, ये आर द एग्जांपल्स ऑफ योर फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ओके, उसके बाद आता है सेकंड, जिसको आप हर्बीवोर भी बोलोगे, याद याद है हमने यहाँ पे जो लिखा था फर्स्ट, इसको प्राइमरी कंज्यूमर भी बोलोगे, इसको आप हर्बीवोर भी बोल सकते हो। डन? ओके, तो इसको आप कौन सा ट्रॉफिक लेवल बोलोगे? सेकंड ट्रॉफिक लेवल, सेकंड नरिशमेंट। व्हाट इज द फर्स्ट? प्लांट्स। ओके, डन? अभी तक समझ लगा सबको? ये एनसीईआरटी का डायग्राम बहुत जरूरी है ये। ओके, एग्जांपल जरूर याद करनी है। ओके, बेटा अब आपने एक काम है, आज का होमवर्क है सबका, यूपीएससी ने यहां तक पूछा हुआ है, फाइटोप्लैंक्टन की एग्जांपल बताओ। जू प्लैंक्टन की एग्जांपल्स, किन किन प्रजातियों को आप जू प्लैंक्टन में इंक्लूड करते हो, फाइटोप्लैंक्टन में इंक्लूड करते हो। ये आपका काम है, कल इसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, जो यूपीएससी ने पूछा हुआ। ठीक है, 2017-18 में। ओके, डन? तो आपने क्या करना है, जू प्लैंक्टन की मेरे को प्रजातियां 3-4 प्रजातियां के नाम याद करने हैं, फाइटोप्लैंक्टन की 3-4 प्रजातियों के आपने याद करने हैं, बस। वेरी गुड। शिवम, यू डिड यू नो दिस क्वेश्चन? क्वेश्चन कौन सा आया था इसमें? गुड गुड गुड, पढ़ो। पढ़ा था, वेरी गुड। हमने पढ़ा था ना शायद ये जब डाइवर्सिटी किया था शायद हमने, है ना? डिड वी डू दिस थिंग देयर? वेरी गुड यार, तुम तो याद करते हो, तो मैं भूल गया यार इस बात को। हाँ, आपने बायोडाइवर्सिटी तो पढ़ी है ना, सच डाइवर्सिटी हम पढ़ के आए थे। गुड, उसमें हमने ये सारा कुछ पढ़ा था। ठीक है, वेरी गुड, मैं भूल गया यार, दैट्स गुड। ये बेसिक लेवल होता है, पर फिर भी आप 2-3 याद करके रखना इसके। आई विल मेक ए क्वेश्चन टुमारो, मैं आपसे शेयर करूंगा वो क्वेश्चन। ओके, थर्ड लेवल इज द कार्निवोर, एंड नेक्स्ट इज द टॉप कार्निवोर। टॉप कार्निवोर को आपको आज एक और स्पीसीज के नाम से जानते हो, कौन सा होता है? बताइए 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 जल्दी। आज ही हमने एक स्पीसीज पढ़ी थी, यस,
कीस्टोन स्पीसीज, बहुत बढ़िया। एंड प्लांट्स आर नोन बाय अनदर एग्जांपल, फाउंडेशन स्पीसीज। ओके, डन डन डन। ओके, टर्शरी, अब ये समय लग गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ये सब कुछ एक है। ये फोर्थ लेवल का है, ये थर्ड लेवल का है, ये सेकंड लेवल का है, ये फर्स्ट लेवल का है। इसके एग्जांपल के साथ साथ में आपको पता होना चाहिए। वेरी गुड। जू प्लैंकटन। हेमंत, कैन यू शेयर वेयर आर हैरिंग्स और क्रस्टेशियंस? पढ़ा था ना हमने क्रस्टेशियंस। ओके, चलिए चले आगे। ओके, नाउ वी डू, ये आप सारा पढ़ लेना जाके, कंज्यूमर किसको बोलते हैं। वी ऑल डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन। ओके, अच्छा, अब आता है स्टैंडिंग क्रॉप क्या होती है, स्टैंडिंग क्रॉप और बायोमास क्या होता है। ठीक है, स्टैंडिंग क्रॉप होती है कि हर, जैसे हम ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, चाहे वो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है, सर्टेन मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। जैसे कि मैं बोलूं कि भाई, हम एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, उस पे मैंने 200 या 300 दरख्त उगाए हैं, ठीक है ना, 1 एकड़ जमीन के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये फॉरेस्ट थोड़ा है, वैसे हम बोलेंगे कि ये 200 प्रजातियों का, 200 ट्रीज का एक कम्युनिटी है, ठीक है, और ये मेरी स्टैंडिंग क्रॉप है 1 एकड़ के दौरान, ठीक है ना। यानी कि जितना भी मैंने मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम इज नोन एज इट्स स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, समझ लग गया? हम्म, वेरी गुड। ओके, स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप सिंपल आप ऐसे समझ लो, आपने सर्दियां आई आपके पास, ठीक है, तो आप सर्दियों में बीट उगाते हो। ओके, तो आपने 10 किले के जमीन के ऊपर 10, अब ये तो थोड़ा 10 आप वो पौधे लगाओगे, समझते हो ना, कितने ही पौधे आ जाएंगे। तो वो जो पौधे जो खड़े हैं उस टाइम पे उगर आए हैं और खड़ी है आपके पास, स्टैंडिंग क्रॉप है आपकी, दैट इज योर एज योर स्टैंडिंग क्रॉप। लिविंग मटेरियल कितना है उसमें, ठीक है ना, वो सारे का सारा क्या करेगा, आप देखो, सन से एनर्जी लेगा, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन अब्सॉर्ब करेगा और वो उससे खाना बनाएगा, ठीक है ना। यस, ठीक है, तो आप देखते हो कि भाई मेरी इतनी उपज आई, आप बाद में उसको चैनलाइज करते हो, ठीक है। देखो, एक ध्यान यहाँ पे रखो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपने 10 किले पे आपने वीट उगाई, ठीक है, इसका आकलन आप ऐसे नहीं करोगे कि उसके ऊपर आपको 10, उसका जो आपने देखा कि वीट कितनी निकली है, सपोज यहाँ पे 1000 टन वीट निकली, सपोज, तो इसका मतलब क्या था, उसमें 1000 टन स्टैंडिंग क्रॉप थी? नो, दैट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। ओके, उसमें बायोमास कितना था, क्योंकि जब भी आपने देखा होगा अप्रैल जब आएगा तो हम, वो फसल पक जाती है और हम कंबाइनें लगा के उसको काट देते हैं, ठीक है। अब जब काट देते हैं तो पूरी तरह नहीं काटते, आपको पता है उसका तना ऊपर वाला चले जाता है, उसके बाद उसको थ्रेश किया जाता है, दाने निकाले जाते हैं, दाने निकाल के बोरी में भरे जाते हैं, समझ रहे हो। आप सिर्फ बोरी में भरने वाला प्रोसेस यहाँ पे कर रहे हो, 1000 टन, दैट डजंट मीन स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप क्या थी, जब वो बिल्कुल पक के खड़ी होगी थी ना, दैट वाज योर बायोमास। ओके, वो कितना उसमें एनर्जी थी, और उसके बाद जब आप तना काट भी लेते हो, ऊपर वाला हिस्सा काट लेते हो जहां पे बीज होते हैं, जो नीचे बढ़ जाए उसकी तुड़ी नहीं काटते हो आप, तुड़ी भी बनाते हो ना, नॉट, क्या बोलते हैं इसको, स्टबल बर्न जब करते हैं, याद, और अब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, नॉट वेरी मच श्योर, बट जो नीचे बनती है ना उसकी, जो घास फूस बनती है उसकी तूड़ी बना लेते हैं, है ना।
और फिर भी जो नीचे रह जाता है उसको हम जला देते हैं, है ना। बायोमास इज एवरीथिंग, राइट फ्रॉम द रूट से लेके उसकी जो तने तक, शूट तक, जितना भी उसके पास ऑर्गेनिक मटेरियल है, दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। सिर्फ दाने निकाल लेना स्टैंडिंग क्रॉप में नहीं आएगा। दाने एक एग्जाम्पल है, वो भी स्टैंडिंग क्रॉप में आएंगे, लेकिन उसके पत्ते हो गए, उसका तना हो गया, उसका जो रूट्स होगी, शूट होगी, जितना भी लेटरल एंड एपिकल मेरिस्टेम जो भी बनाता है हमारे पास, दैट इज योर स्टैंडिंग क्रॉप। समय लगा बात? एवरीबॉडी बताओ मेरे को। ओके, चलिए। सिर्फ हमने हमने अपने हिसाब से नहीं देखना, हमने देखना कि ओवरऑल बायोमास कितना है हमारे पास। ओके, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास जो आइडिया आता है, जिससे हो होता है, इज मेजर्ड एज ए मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज नंबर इन ए यूनिट एरिया। तो मैं अगर बोला, जैसे ये पहली एग्जांपल दी थी कि 200 ट्रीज पर एकड़ है मेरे पास, तो मैं क्या बोलूंगा, 200 ट्रीज पर एकड़। ठीक है, ओके। ये एक तरीका है स्टैंडिंग क्रॉप को देखने का। ओके, डन डन डन। चले आगे, समय लगी, बताइए 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 जल्दी, आगे चलें फिर। चलो, नाउ एक हमारे पास, जैसे आपने थर्मोडायनेमिक का लॉ पढ़ा होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, है ना। उसी तरह आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये सारे लॉज, ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा होगा आपने। उसी तरह हमारे पास बायोलॉजी में होता है Q10 लॉ। Q10 लॉ भी बोल सकते हो या 10% लॉ भी बोल सकते हो। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, 10% लॉ। व्हाट डज इट से? लेट मी शो यू। और इसकी रेमिफिकेशंस क्या है, लेट मी शो यू, लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू। जो ये फोटो स्क्रीन शेयर करता हूं ना, इसकी फोटो खींच के रख लिया करो आप, ठीक है। ये दिख रहा है आपको? आर यू सीइंग दिस थिंग गाइस? बताइए। ओके, तो यहां पे हम शुरू करते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटेनरी। ओके, तो यहाँ पे हमने क्वाटेनरी कंज्यूमर की तरफ लेके जाए। आपको पता होगा वे विच विल हैव ग्रेटर बायोमास, बताइए, प्राइमरी प्रोड्यूसर या प्राइमरी कंज्यूमर्स? बताइए जल्दी जल्दी, आंसर क्या होगा? बायोमास किसका ज्यादा होगा? यस, वेरी गुड सुमन। हेमंत नहीं, शिवम, वी विल डिस्कस दैट। ओके, वेट करो। ओके, तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ज्यादा हैं, ये आपको समझ लग गया, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, लाइट एनर्जी को लेके क्या बनाते हैं, एनाबॉलिक प्रोसेस से क्या बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक से कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं। उसको खाने के लिए ये सारी चीजें हैं, ठीक है। उनको खाने के लिए ये सारी चीजें हैं, उनको खाने के लिए ये सारी चीजें हैं, उनको खाने के लिए ये सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप ऊपर जा रहे हो, बायोमास कम होता जा रहा है। एक आपने ये चीज देखी होगी, है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे ध्यान से देखो, सपोज लाइट एनर्जी हमारे पास 2 लाख यूनिट थी, ठीक है। हम उसका 10% ही यूज कर पाएंगे। ये लॉ है 10% का, फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया ना। जितनी भी आपकी एनर्जी आएगी, चाहे वो लाइट एनर्जी है, चाहे कैसी भी एनर्जी आप खाना खाते हो, जैसे ये तितली है, या जो 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 भी यहाँ पे जानवर है, डियर है, वो ग्रास खाएगा तो वो सिर्फ 10%, मात्र 10% एनर्जी ही ले पाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, अब जब डियर को टाइगर खाएगा, फिर 10%, ठीक है। ओके, और टर्शरी कंज्यूमर जैसे स्नेक है, वो माउस को खाएगा, फिर 10%। अब स्नेक को ईगल खाएगा, फिर 10%, ठीक है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट एवरीवन? बताइए बताइए जल्दी। ओके, ठीक है। तो जैसे जैसे ऊपर लेवल जाओगे, दैट विल गो डिक्रीजिंग द एनर्जी लेवल। ओके, नाउ अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ पे आपको लिखा होगा कि लाइट एनर्जी ली, ठीक है। जैसे लाइट एनर्जी ली, CO2 यहाँ पे आएगा, प्लस वाटर आएगा, तो क्या बन जाएगा,
ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाएगा हमारे पास, जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स बोलोगे, और C6H12O6 बनेगा, प्लस O2 बनेगा, प्लस 38 ATP बनेंगे, सॉरी, प्लस हीट एनर्जी इवॉल्व आउट होगी। ये देखो हीट एनर्जी बाहर निकल गई, ठीक है ना, डन डन डन। ये भी हीट एनर्जी बाहर निकल रही, हर एक लेवल पे हीट एनर्जी बाहर निकल रही है। ये जो हीट लॉस हो रही है बेटा, दैट इज वाई 10% आप एनर्जी ही आगे लेके जा पाते। तो यहाँ पे 20,000 आती स्पोर्स एट द लेवल ऑफ प्लांट्स। जब हम डीएस के लेवल पे बात करेंगे तो 10% रह जाएगा इसका, 10% निकाल लो 2,000, उसके बाद 10, उसके बाद 10, उसके बाद 10, ठीक है ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? गुड गुड गुड। नाउ एक चीज और याद रखनी है आपको, जब भी हम बात करते हैं ट्रॉफिक लेवल की, आपने देखा होगा, ठीक है, जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वी टॉक इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स ओनली। ये बात समझ लिया आपने, टू थिंग्स ओनली। एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन, एक होता है डेट्राइटस फूड चेन, DFC, ठीक है, ओके, डन। ये समझ लगा आपको? ओके। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है, ये नॉर्मल फूड चेन होती है, जैसे कि छोटी मछली छोटे जीवों को खाती है, फिर उसको बड़ा जीव खाता है, फिर उसको बड़ी मछली खाती है, फिर उसको वेल खाती है, फिर वो डिकम्पोजर हो जाता है, ठीक है ना, डेट्राइटस फूड चेन में चले जाती है। इस समय लगी बात आपको? दो हमारे पास फूड चेन्स होती हैं, एक होता है डेट्राइटस जिसको डिकम्पोजर फूड चेन भी बोला जाता है, और एक होता है ग्रेजिंग फूड चेन। गॉट इट? ग्रेजिंग फूड चेन की एग्जांपल मैंने आपको बता दी, नीचे आ गया ट्रीज, ठीक है, ओके, फिर आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर एंड क्वार्टनरी कंज्यूमर, ठीक है। इससे ज्यादा आपकी जो फूड चेन है वो नहीं आगे बढ़ेगी। देयर विल नॉट बी ए 5 डिग्री कंज्यूमर। व्हाई इज दैट? इसका क्या रीजन है? मोस्टली तो 3rd डिग्री पे ही रहती है, बट 4 डिग्री में ओमनिवोर्स आ जाते हैं, लाइक अस, लाइक लॉयन, ठीक है ना, दे आर ओमनिवोर्स, ठीक है। लेकिन 5 डिग्री के आगे, 4 डिग्री के आगे ये आगे नहीं जाएगा, क्यों? इसका क्या रीजन है? वेरी गुड हेमंत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपने पढ़ा है इसको कि आपको जस्ट अभी आपके कंसेप्ट ही है, आप कंसेप्ट ही लगा रहे हो? जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 20,000 एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 2,000 आ गई, ठीक है, यहाँ पे 200 आ गई, यहाँ पे 2 आ गई, यहाँ पे 0.2 आ गई, यहाँ पे तो फिर 0.0000002 आ जाएगी। इतनी कम एनर्जी के लिए सस्टेन करना एक ऑर्गेनिज्म को फिजिबल ही नहीं है, ओके। वेरी गुड 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 गुड, दैट्स वेरी गुड। तो आप खुद लगाओ, हम हर चीज लॉजिकल होगी हमारे पास, ठीक है ना। अगर इकोलॉजी में पढ़ रहे हो, एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो, देयर इज अ डेलिकेट बैलेंस एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी प्रिसाइज। अगर वो नहीं है तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। तो ये इसका रीजन क्या है? बिकॉज एट दिस लेवल द एनर्जी ट्रांसमिशन, या इकोलॉजिकल, हम इसको नहीं बोलते हैं, नई टर्म बोलेंगे, इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है ना, जैसे हम पेट्रोल डालते हैं अपने, वो नहीं चेक करते हमारी कितनी माइलेज है ना, उसी प्रकार। तो जो 5वें लेवल का पोटेंशियल ना, पोटेंशियल काइंड ऑफ थिंग, इट्स एफिशिएंसी, कितनी आप उससे निकाल पाते हो, फायदा निकाल पाते हो। तो जब आप जब आप एक टाइगर को खाने की कोशिश करोगे, या एक टाइगर को के अलावा अगर लॉयन का मांस खाने की कोशिश करोगे, आपको कोई खास एनर्जी नहीं मिल रही है उससे, कोई फायदा नहीं है आप, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द फूड चेन, सबसे ज्यादा आपको जो फायदा है, वो आपको खाने का फायदा है ट्रीज को, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स को, प्लांट्स को। तभी हमारा एक जो मेजोरिटी वेजिटेरियन भाई बंधु होते हैं हमारे, दे प्रेफर
प्लांट्स, ठीक है। बट अगर आप पंजाबी हो और आपकी शादी में सिर्फ वेजिटेरियन ही डिशेस हैं, तो आपको एक बहुत बड़ी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो घर गेस्ट आए होते हैं, वो आपको शगन में अगर 2000 डालेंगे, तो वो 2000 का 10% ही रह जाएगा। यहाँ पे भी 10% लॉ है सही में। तो आपके घर में शगन सिर्फ 200 रुपया आएगा अगर आपने चिकन चुकन नहीं रखा होगा। ये पंजाब के लिए, ये दिस इज क्यूट एंड लव फॉर पंजाब ओनली। शादियों में जाओ, चाहे आपने, मतलब क्या बात है, क्या क्या नहीं किया। एक पंजाबियों में होता सुक्का ब्याह, जिसको हम बोलते हैं कि भाई जहां पे कुछ भी नहीं है हमारे खाने का, ठीक है। एक और एक होता है अच्छा ब्याह, जिसको आप अच्छे से पैसे भी देते हो फिर, है ना, राइट। तो इकोलॉजी वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। इसको इसी तरह से पढ़ा करो। तो कहीं 2000 शगन मिलना था, अब 200 रुपया शगन मिलेगा, क्योंकि आपने कुछ भी नहीं रखा खाने के लिए, ना गीला ना सूखा, ठीक है ना। अब आप होशियार बंदे हो, समझ के होगे। चले आगे। ना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ओवर हियर इज कि यहाँ पे तक आते आते बहुत कम एनर्जी बचती है ना। तो एक तो वो भी तो जुड़ जाता है कि यार कैसा ब्याह था, है कुछ भी नहीं था खाने के लिए, चाहे इतने 50 डिशेज होंगी खाने के लिए, खाना आपसे खाया नहीं जा रहा पूरा, लेकिन क्या है कि भाई एक चीज नहीं है। कौन सी? जिसके लिए लोग आते हैं इतनी दूर, है ना, इतनी सर्दियों में। यार एवं तेल ही बनाया है ना, कोई फायदा नहीं होया उसे जाए खां तक कुछ। चलिए, सो मूविंग असाइड, जोक्स असाइड, आगे चलो। ये जो सारी चीजें हर जगह पे है, ठीक है ना। Q10 लॉ इज अवेलेबल। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछती है यूपीएससी, और इस पे क्वेश्चन है क्या, देखो एनसीईआरटी क्या पूछती, डू यू थिंक देयर इज ओनली सच लिमिटेशन इन डेट्राइटस फूड चेन। कहते जी आपको Q10 लॉ तो ग्रेजिंग फूड चेन पे लगेगा ही लगेगा, पर क्या ऐसी लिमिटेशन है डेट्राइटस फूड चेन पे? क्या आंसर होगा इसका बताइए। बस करो, अब कितना हंसना है। Do you think Q10 law is applicable to detritus food chain? Why? क्यों? क्यों नहीं एप्लीकेबल है डेट्राइटस फूड चेन पे? ट्राई टू डॉल्व लेटरल थिंकिंग। हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, ये एनसीईआरटी ने क्वेश्चन पूछा है, यूपीएससी ने अब उठा लेना है कहीं ना कहीं से। वो डेड है तो, अरे भैया जो डेड है तो क्या हो गया, है डेड है तो। हाँ, डेड है मान लिए, क्योंकि जो एनर्जी बचेगी ही नहीं, स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होगा। इसका मतलब है ये जो डेट्राइटस फूड चेन है आपके हिसाब से वो एनर्जी नहीं लेते हैं, दे डू नॉट गेट एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे तो एनर्जी बहुत कम है। बताइए, खुद सोचो, यहाँ पे भी नेचर वर्क कर रहा है। ट्राई टू थिंक। मैंने आपको बताया था ये वाला ये याद करो, ये वाली चीज कराई ना अभी, लेट मी कलर। ये बायोमास का भी ऐसा है, ट्रीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होंगे, उनको खाने वाले और कम और कम और कम और कम। ऐसा क्यों है? बिकॉज एनर्जी अवेलेबिलिटी कम होती रहती है। लेकिन लेकिन सुनो, डेट्राइटस फूड चेन तो हर जगह पे आएगी। ट्रीज मरेंगे भी तो सही, डेथ भी तो होगी उनकी। डेट्राइटस यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी आएगी। हर एक लेवल पे डेट्राइटस फूड चेन आएगी ही आएगी। ओके ना, अगर ये हर जगह पे आएगी, चाहे फूड एनर्जी बहुत कम है, फूड एनर्जी बहुत कम है, इनकी तादाद क्या होगी? ज्यादा कम होगी कि ज्यादा ज्यादा होगी? बहुत ज्यादा होती है इनकी तादाद। जो डीकम्पोजर्स होते हैं हमेशा, अर्थ वो एक या दो में नहीं मिलता, हजारों करोड़ों की संख्या होती है उनकी। सिमिलरली बैक्टीरिया एक या दो नहीं मिलता आपको, पूरी की पूरी कॉलोनीज होती है, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ
बैक्टीरिया, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फंगाई, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ मशरूम्स आपने देखने को देखा होगा। ठीक है, दिस इज हाउ नेचर बैलेंसेस एवरीथिंग। तो अगर आपके पास एनर्जी कम है, पहले तो एनर्जी कम नहीं होती है डेट्राइटस फूड चेन में। ठीक है, 2-4 लाइनें लिखा लो, मेरे से लिख लो अभी यहाँ पे जो लिखी हुई हैं और जो आपको करनी है याद। ठीक है, लेट मी राइट द लेट मी शो यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ पे देखो लिखा होगा कहीं पे, यहाँ पे लिखा नहीं है, एक मिनट, ग्रेजिंग फूड चेन के बारे में। लेट मी, हाँ ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये चैप्टर, ये पढ़ो जरा, ये यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो, ये वाला। दिस इज हाउ द चैप्टर यूपीएससी फॉर्म्स ए क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से पढ़ो। डेट्राइटस फूड चेन किससे बनती है? डिकम्पोजर से। ठीक है ना। विच काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स? दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, दे आर नॉट ऑटोट्रॉफ। समझ लो, सबसे पहले जो डेट्राइटस फूड चेन है, दे स्टार्ट एज हेट्रोट्रॉफ्स। जो ग्रेजिंग फूड चेन है, अगर हम डिफरेंस कर रहे हैं ग्रेजिंग फूड चेन में और डेट्राइटल फूड चेन में, तो सबसे पहले डिफरेंट चेन क्या आएगा? ये स्टार्ट होती है आपकी ऑटोट्रॉफ से, यानी कि आपकी ऑटोट्रॉप से ये स्टार्ट होती है। ये कहां से स्टार्ट होती है? डेट्राइटल फॉर्म से, हेट्रोट्रॉप पे से। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉप्स, क्योंकि अपना खाना नहीं ना बनाते, ये किस पे डिपेंडेंट है? डेड एनिमल्स पे। डन। ओके, दूसरी बात, ये देखो लिखा हो ना, इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, ये लाइन पढ़ो, जीएफसी इज द मेजर कॉन्डुइट ऑफ एनर्जी फ्लो। ओके, यानी कि क्या बोल रहा है? जो टेरेस्ट्रियल है इकोसिस्टम, और एक होता है एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक मतलब जहां पे पानी वाला होता है, जहां पे वाटर इकोसिस्टम होता है। यहाँ पे जो है जीएफसी जो होता है, वो सारी एनर्जी यहां से जाती है जीएफसी से, यहाँ पे डीएफसी से एनर्जी कम जाती है। लिख लो लिख लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इन एन aquatic ecosystem, GFEs is the major conduit for energy flow, यानी कि एनर्जी सारी एक लेवल से दूसरे लेवल में सबसे ज्यादा ट्रांसफर कहां पे हो रही है? ग्रेजिंग फूड चेन में। लेकिन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जितने भी हमारे पास लैंड बेस्ड बायोम्स हैं, उसमें जो एनर्जी है वो किसमें ट्रांसफर हो रही है? डेट्राइटस फूड चेन। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? दिस इज a very important concept. ओके, डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है, से एनर्जी ज्यादा कहां पे जा रही है? टेरेस्ट्रियल में। याद रखो, ग्रेजिंग फूड चेन में सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पे है? एक्वाटिक में। गॉट इट? चले आगे, बताइए, तभी आगे चलते हैं फिर। ये देखो, एक एक लाइन जरूरी है इनकी, यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपको। गॉट इट? चले आगे। गुड। नाउ गिव मी एग्जांपल व्हाई, ऐसा रीजन क्यों है? समझ तो लग गया। यूपीएससी का भी, सॉरी एनसीईआरटी भी ना आधा खिचड़ी पका के देती है आपको, लाइन दे देती है, लेकिन आपको समझना है उसको, ऐसा क्यों है? व्हाई इज एक्वाटिक टेरेस्ट्रियल जो हैबिटेट्स होते हैं, वहां पे डेट्राइटस फूड ज्यादा एक्टिव है rather देन ग्रेजिंग फूड चेन में। ग्रेजिंग फूड चेन में जो है वो एक्वाटिक में ज्यादा एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर होती है वहां पे। बताइए क्यों? प्रीडेटर्स, व्हाई देयर विल बी प्रीडेटर्स? आपका मतलब है कि ग्रेजिंग फूड चेन जो होती है इन 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 एक्वाटिक, उसमें ज्यादा प्रीडेटर्स होते हैं। फाउंडेशन स्पीसीज ज्यादा मिलती हैं।
Foundation species, Shivam, it can be in grasslands also. It can be in क्या कहते हैं ये वाली forest ecosystem also. Okay, so not necessarily that. Okay, किसकी किसकी एग्जांपल पूछ रहे हो? टेरेस्ट्रियल की? टेरेस्ट्रियल इट कैन बी योर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। वहां पे डेट्राइटस की फूड चेन ज्यादा नहीं होती, आपने देखा होगा। क्या रीजन है फिर इसका? एक सिंपल सा रीजन है, देखो बहुत ही कॉमन सा रीजन है। जो आपके पास डेट्रीवोर्स होंगे, ठीक है ना, दे आर मच कॉमन इन योर विच ecosystem, aquatic or your grazing food chain. Yes, that rights they usually yes, very good. तो अब समझ लगा? वेरी गुड। एक्वाटिक इकोसिस्टम में क्या होता है, वहां पे आपकी एनर्जी फ्लो होती है, जो उसमें डेट्राइटिस का ऐसा नहीं कि बहुत कम है, लेकिन रोल वहां पे भी है, लेकिन कम है। देयर विल बी नो काइंड ऑफ अर्थवॉर्म वहां पे कम कहाँ पे होंगे, है ना? तो देयर विल नॉट बी डी detrivores, there will be less preponderance of detrivores over here. वहां पे सेडिमेंटेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। वहां पे डिकम्पोजिशन वहां पे भी होती है, बट सेडिमेंटेशन के रूप पे, ठीक है। जो मच्छी मर जाती है, जो मच्छी मर जाती है वो नीचे चले जाती है, सतह पे, बिल्कुल बिल्कुल नीचे पानी में वो नीचे गलती रहती है, वहां पे एक जो है चलता रहता है अपना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे गो decomposing that thing. Okay, but sedimentation is more common in aquatic ecosystem, ठीक है। इसके कारणवश वहां पे डेट्राइटस में कम जाता है, लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मैंने आपको बताया, ये वाली एग्जांपल देखो, सॉरी, ये देखिए आपने एग्जांपल, आर यू सीइंग दिस एग्जांपल? हर एक लेवल में टेरेस्ट्रियल में देयर इज डेट्राइटस फूड चेन, यहाँ पे सीधी भी डेट्राइटस फूड चेन, सेकेंडरी लेवल पे भी, टर्शरी लेवल पे भी, क्वाटनरी लेवल पे भी डेट्राइटस फूड चेन है। दैट इज व्हाई डेट्राइटस फूड चेन इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज इंपॉर्टेंट। ओके, डन डन डन, चले आगे। चलिए, आज हम जितना भी पढ़ा है यहाँ तक 247, 5-7 पेज ही पढ़ रहे, देखो ज्यादा नहीं पढ़े हम। ये आपने सब कल करने हैं। टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर। ओके, कुछ ज्यादा नहीं है इस चैप्टर में अब, ठीक है। तो टुमारो ये हम ऑलरेडी करके आ चुके हैं ना, सीरियल स्टेजेस क्या होती है, पायोनियर स्पीसीज क्या होती है, पढ़ना है इनको थोड़ा सा, फाउंडेशन स्पीसीज के बारे में और पढ़ना है, आपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। एंड देन वी विल डिस्कस योर सेडिमेंट्री साइकिल्स। ओके ओके गाइस, सी यू टुमारो, बाय बाय। हाँ कर तो दिए मेरे ख्याल, अब ये वाला भी कर देता हूँ, ठीक है, जैसे ही होता है। ओके बेटा, बाय।